हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 11वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और हम ये पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर की हर एक लाइन, पॉइंट, वर्ड, जो भी आपके बॉक्सेस होंगे वो भी सारे के सारे इस नोट्स में मैंने कवर करवा रखे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके। अच्छा यार, एक छोटी सी बात। मैं ना वीडियो के अंदर बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 3। तो जब मैंने वीडियो बना ली तो मेरे को याद आया कि यार न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आप है ना इस पे फोकस मत करो। आप है ना हमेशा चैप्टर का नाम देखा करो। ठीक है, और जो है वो चैप्टर का नाम जो आपको पता ही है, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। ओके, तो टेंशन मत लो, सेम चैप्टर है। और चलो जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बट उससे पहले मैं ये बता दूं, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 की वीडियो है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, यानी लेखन कला और शहरी जीवन, उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी नोट्स के साथ है। बहुत सारे बच्चों को वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने बोला कि सर जल्दी से तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य की भी चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दो। तो ये रही जी वीडियो आपके सामने। चलो जी, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है जी तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। वैसे तो बच्चों को महाद्वीपों का मतलब पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। जो बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन का टुकड़ा होता है ना, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि यूरोप एक महाद्वीप है, एशिया एक महाद्वीप है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। तो बहुत बड़ी ज़मीन का जो टुकड़ा होता है उसको कहते हैं महाद्वीप। और साम्राज्य आपको पता ही है, एक राजा जिस जिस एरिया पे, बहुत बड़े एरिया पे जिस पे भी वो कब्जा करता है उसको साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे मुगल साम्राज्य, तो मुगल ने जिस एरिया पे कब्जा कर रखा था वो उसका साम्राज्य था, है ना। पृथ्वीराज चौहान जी का जो साम्राज्य था, है ना, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था, तो ऐसे साम्राज्य हुआ करते थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जो तीन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। सर ऐसा कौन सा साम्राज्य जो तीन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो जी उस साम्राज्य का नाम है जी रोमन साम्राज्य, ठीक है। अगर आज की बात करें ना, तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों के अंदर हमारा रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। और इस चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि और कौन कौन से रोमन साम्राज्य के पड़ोसी में कौन कौन से साम्राज्य थे, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, खिलाफत के बारे में, अर्थव्यवस्था कैसे चलाते थे, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जैसे कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में, यानी लेखन कला और शहरी जीवन में, जब हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा था कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। वैसे ही इस चैप्टर के अंदर भी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि रोमन साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, क्योंकि देखो बहुत पुरानी बात है, रोमन साम्राज्य बहुत पहले था, तो हमें पता कैसे चला रोमन साम्राज्य के बारे में? तो पहले तो हमें बहुत सारी पाठ्य सामग्री मिली, बुक वगैरह जो लिखी हुई थी बहुत पुराने समय की, उससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चला। प्रालेख और जो दस्तावेज मिले उनसे हमें पता चला रोमन साम्राज्य के बारे में। और भौतिक अवशेष, यानी उस समय की जो इमारतें थी, सिक्के थे, बर्तन थे, उनसे भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चला। ओके। और जैसे कि हमने बात करी पाठ्य सामग्री, तो पाठ्य सामग्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिससे हमें रोमन साम्राज्य की जानकारी मिली, वो थे वृष वृत्तांत। अब ये वृष वृत्तांत क्या होते थे कि समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, यानी बहुत जो पुराने लोग होते थे ना, है ना, तो वो जो किताबें लिखते थे ना, उनसे हमें बेसिकली पता चला रोमन साम्राज्य के बारे में, पूरे वर्ष के बारे में वो लिखते थे। मैं समझाता हूँ। रोमन काल में कुछ ऐसे अमीर अमीर लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि बुक्स वगैरह लिखते थे, और उन्हीं बुक्स को, वही बुक हमें मिली है क्योंकि वो उस समय की बुक थी, तो उसमें उस समय के बारे में लिखा हुआ था। तो आज हमारे लिए वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम आज जान पाए हैं कि पुराने समय में क्या होता था, सिर्फ उन वृष वृत्तांत की वजह से, ठीक है जी। तो वृष वृत्तांत से भी हमें जानकारी मिलती है। और मैं बता दूं, उस समय जो भी हमें दस्तावेज जो ज़्यादातर मिले थे ना, वो पेपाइरस, पेपाइरस यानी एक तरह का पेड़ होता है, ठीक है। उससे क्या बनाया जाता है, बेसिकली पेज बनाए जाते थे और उस पर लिखा जाता था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये पेपाइरस का बेसिकली पेड़ से बना हुआ वो है, ये पेज है। तो ऐसे पेपाइरस के जो पेड़ थे उन पे लिखा वगैरह जाता था। देखो यही बात लिखी हुई है, दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपाइरस पेड़ों के पत्ते, जो पत्ते होते थे उनके आदि पर लिखी जाती थी, पांडुलिपि के रूप में मिलते थे। मतलब पांडुलिपि के रूप में जो पेपायरस के पत्तों पे जो भी लिखी जाती थी ना, वो हमें बहुत पांडुलिपि के तौर पे मिली, मतलब बहुत पुरानी मिल चुकी है। अब हमें पेपायरस के पत्तों पे जो भी लिखी जाती थी, पुराने जो भी अभिलेख थे, वो हमें आज मिले हैं, ठीक है। चलो, अब पेपायरस होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता दूं। एक सरकंडे जैसा पौधा होता है, ठीक है, घास जैसा ही होता है। आप कभी सर्च करना पेपायरस, जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, ठीक है। और ये जो मिस्र है वो बेसिकली कौन से उसमें पड़ता है, महाद्वीप में, आप बताना। अब देखो, इतना हमें पता है कि जो हमारा रोमन साम्राज्य है वो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया।
तो उन्हीं 3 महाद्वीपों के अंदर होगा हमारा मिस्र। यस और नो, मिस्र यानी इजिप्ट। तो अब मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मिस्र हमारे कौन से महाद्वीप के अंदर था, ठीक है या है। तो मिस्र में जो नील नदी थी ना, उसके किनारे ये पेपायरस का पौधा जो था वो उगा करता था और इससे ही लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, पेजेस वगैरह तैयार किए जाते थे। और आज जो लोग पेपायरस के पत्तों के बारे में और उनके जो पेजेस होते हैं उनके बारे में जो पढ़ते हैं और उनकी जो पुरानी जो लिखी हुई थी उनको समझते हैं, पेपायरस के पत्तों पे जो भी चीज़ लिखी जाती थी और ये सारी की सारी चीज़ें, तो उनको जो पेपायरस शास्त्री कहा जाता था, पेपायरस शास्त्री को इंग्लिश में कहा जाता है पेपायरोलॉजिस्ट। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो, तो मतलब हमें समझ आ गया कि रोमन साम्राज्य कौन कौन से एरिया में फैला हुआ था और रोमन साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। एग्जाम में वृक्ष वृत्तांत और पेपायरस के बारे में अलग से पूछा जा सकता है कि पेपायरस के पत्ते कहाँ पर मिलते थे। तो पेपायरस के पौधे में मिस्र की नील नदी के किनारे मिला करते थे। ठीक है, अब रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सर रोमन साम्राज्य तो अभी अभी आप बोला था आपने कि चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो सर ये ईरान साम्राज्य कहाँ से आ गया? बच्चे ईरान साम्राज्य के बारे में इसलिए आ गया क्योंकि रोमन साम्राज्य जो था ना वो तो बहुत बड़े इलाके में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, बट रोमन साम्राज्य के ही पड़ोस में एक और साम्राज्य था ईरान साम्राज्य। वहाँ के लोगों से रोमन साम्राज्य की लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत ईरान साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रोमन साम्राज्य की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री, तो बेसिकली 2 टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। एक है तीसरी शताब्दी। ठीक है जी, ध्यान से मेरी बात सुनना। तीसरी शताब्दी से पहले का जो टाइम होता था ना, उसके बारे में हम अलग इतिहास पढ़ेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तीसरी ईसा पूर्व था ना वो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो तीसरी शताब्दी, हाँ ठीक है, ओके। तो तीसरी शताब्दी से जो पहले का इतिहास है, ठीक है, उसको हम कहते थे पूर्ववर्ती इतिहास। ठीक है, पूर्ववर्ती साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से पहले कुछ और सिस्टम था और बाद का कुछ और सिस्टम था। तो हम तीसरी शताब्दी से पहले के टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे और बाद के टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर ये बात समझ नहीं आई ना तो डोंट वरी, अभी आ नहीं रहा, बस मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे आएगा तो आगे आएगा जब मैं आगे भी समझा दूंगा। बट अभी बस इतना याद रखो कि रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं और रोमन साम्राज्य के पास में ही जो बसा हुआ था वो था ईरान साम्राज्य। ठीक है जी, देखो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध में यानी 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, अफ्रीका और मध्य जो पूर्व है वो 2 सशक्त साम्राज्य का शासन था। रोम का, ये रोम लिखा हुआ है, ठीक है, रोम साम्राज्य का और ईरान साम्राज्य का। तो मतलब ये बता रखा है कि ईसा मसीह का जन्म मैंने आपको बताया था 0 में हुआ था और वहां से लेकर 660 तक, 630 तक ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना हमारा, है ना, तो ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, इसमें इस टाइम में हमारे यूरोप में, अफ्रीका और मध्य पूर्व वाले इलाके में है ना 2 सशक्त साम्राज्य थे। एक तो ईरान आपको पता ही है, सॉरी एक तो रोम आपको पता ही है और ईरान साम्राज्य भी था। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट लाइन वही लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों साम्राज्य के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर थे और लड़ते रहते थे। दोनों साम्राज्य एक दूसरे से बिल्कुल ही पास थे, सटे हुए थे। ठीक है, उन्हें भूमि की एक पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। मतलब बेसिकली एक भूमि का एक एरिया, यानी फरात नदी उसके पास बहती थी, तो फरात नदी का यहाँ पर रोम था और आप कह सकते हो फरात नदी के इस तरफ जो था वो ईरान साम्राज्य था। ठीक है जी, तो बेसिकली एक भूमि की एक पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी। अच्छा, फरात नदी अभी पिछले वाले चैप्टर में आपने फरात नदी भी सुना होगा। ठीक है, जो हमारा मेसोपोटामिया था ना वो 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था, एक तो फरात, दूसरी रिवर का नाम आपको नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चे। और अगर आपको ये नहीं पता तो चैप्टर जो हमारा सेकंड है वो पहले देख कर आना। ओके, चलो अब रोमन साम्राज्य के हम विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य, अभी हमने बेसिकली देख तो लिया है कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। अब 3 महाद्वीपों में भी कहां तक फैला हुआ था? ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे यूरोप में फैला हुआ था, नहीं, यूरोप का थोड़ा एरिया, अफ्रीका का थोड़ा एरिया, एशिया का थोड़ा एरिया, तो उसमें फैला हुआ था। अब कौन कौन से एरिया में फैला हुआ था वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक समुद्र है जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हिस्सा था। अब बच्चे मैं आपको चैप्टर की जो पीडीएफ है उससे समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये है ना, बिल्कुल आपको मिल जाएगी पिक्चर। तो ये देखो, इसमें ये बता रखा है, ये ऊपर वाला है हमारा यूरोप, ये नीचे वाला है अफ्रीका। देखो सहारा मरुस्थल लिखा हुआ है, आपको पता ही अफ्रीका में है। तो ये क्या है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है और इस तरफ है ना, ये दे नहीं रखा मैप में, बट इस तरफ है ना हमारा एशिया पड़ता है। तो ये बोला गया है कि हमारे यूरोप
और अफ्रीका के बीच में एक समुद्र है जिसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर। दिख रहा है ना, भूमध्य सागर कहा जाता है। ओके, और ये कहां तक फैला हुआ है, स्पेन, यहां पर स्पेन पड़ता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मोरक्को से ऊपर यहां पर स्पेन पड़ता है। तो स्पेन से लेकर हमारे सीरिया तक, सीरिया बेसिकली ये देखो दमिश्क लिखा हुआ है ना, डमेस्कस, आपको पता ही है कि हमारे सीरिया के अंदर पड़ता है हमारा दमिश्क यानी डमेस्कस। तो यानी हमारा जो यूरोप और जो हमारा अफ्रीका है उसके बीच में भूमध्य सागर पड़ता है, जो कि हमारे स्पेन से लेकर हमारे कहाँ तक, सीरिया तक फैला हुआ है। और उस पर उस टाइम, या जब उस पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया पर किसका कब्जा था, रोमन साम्राज्य का, यानी रोम साम्राज्य इस पर शासन करता था। ठीक है जी, चलो। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियां राइन और डेन्यूब से होता था, और दक्षिण सीमा में सहारा नामक एक रेगिस्तान था, वो सीमा बनाती थी। मतलब जो हमारा, दोबारा से पिक्चर पे आ देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो यूरोप है, तो मैंने क्या बताया था, यूरोप का पूरा हिस्सा नहीं, तो आपको दो रिवर दिख रही होगी, एक तो राइन दिख रही होगी, दिख रही है राइन नदी, और ये डेन्यूब, तो यहां तक, यानी ये वाला, इसके नीचे वाला पूरा एरिया, और दक्षिण में सहारा मरुस्थल का एरिया, तो यानी ये वाला एरिया, इसके ऊपर वाला नहीं था। यहां पर ये अगर यूरोप के ऊपर जाओगे तो ये वाला एरिया नहीं था रोमन साम्राज्य में, बट ये वाला एरिया, ठीक है, यूरोप का ये वाला एरिया और अफ्रीका का ये वाला एरिया, ठीक है जी, नीचे वाला एरिया। आई होप ये क्लियर हो गया, यानी सहारा रेगिस्तान से का एरिया थोड़ा थोड़ा, और उसके ऊपर का एरिया, तो यानी उत्तर में राइन और हमारी डेन्यूब नदी के नीचे वाला एरिया, और सहारा रेगिस्तान मरुस्थल और उसके ऊपर का एरिया। ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपको पिक्चर से समझा रहा हूं क्योंकि मेरा मोटिव है आपको हर एक चीज क्लियर करना। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये तो हमें समझ आ गया रोम साम्राज्य का। तो रोम साम्राज्य बेसिकली कहां तक फैला हुआ था, ये पूरा का पूरा रोम साम्राज्य था। ठीक है, यानी हमारे यहाँ से स्पेन से लेकर हमारे सीरिया तक भूमध्य सागर में पूरा फैला हुआ था, और साथ ही में हमारा डेन्यूब और राइन नदी के नीचे वाला इलाका और सहारा रेगिस्तान के एक तरह से कह सकते हो ऊपर वाला इलाका, पूरा का पूरा हमारा क्या था, हमारा रोम साम्राज्य था। अब सर रोम साम्राज्य तो बता दिया, बट टॉपिक का नाम तो सर आपने बताया था कि सर ईरान साम्राज्य भी है, तो ईरान साम्राज्य का भी बता दो। बिल्कुल बता देते हैं जी। तो आप देखो दूसरी ओर जो कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका, और कभी कभी अफगानिस्तान पूरा आ रहा है ना, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया को आपस में बांट रखा था, यानी अधिकांश लिख सकते हो, दुनिया का अधिकांश हिस्सा आपस में बांट रखा था। ठीक है जी, पूरा तो नहीं। और जिसे चीन के लोग है ना ताचीन यानी पश्चिमी चीन कहा करते थे। अब इसका मैं एक मतलब बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले तो मैं आपको बता देता हूं ईरान कहां तक था, ठीक है, क्योंकि यहां तक ये तो पूरा पता चल गया सर, ये तो रोम था। अब है ना आपको ये काला सागर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं ब्लैक सी। अब है ना मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं, यहाँ पर आओ, तो ये देखो ब्लैक सी दिख रहा है, ब्लैक सी के ही साथ में थोड़ा सा इस तरफ आपका कैस्पियन सी पड़ता है, पर आपको इस पिक्चर में कैस्पियन सी दिखा नहीं रखा, इस तरफ पड़ेगा कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी का और उसके नीचे का जो एरिया था, और कभी कभी अफगानिस्तान का भी जो एरिया है, वो हमारे ईरान साम्राज्य का पार्ट था। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई थी, जो चीन के लोग हैं इसको क्या कहते थे, ताचीन। आपको याद रखना है कि चीन के जो लोग थे वो इन दो साम्राज्यों को क्या बोलते थे ताचीन, जिसका मतलब होता है पश्चिम। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक्चुअल में चीन के पश्चिम में ही, यानी इस वाले एरिया में ही हमारे ये ईरान और हमारा रोम साम्राज्य पड़ता था, तो इसलिए ये ताचीन कहते थे हमारे चीन के लोग हमारे इन दो साम्राज्य के एरिया को। ठीक है जी, चलो ओके जी। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे डिफरेंट चैनल है, जैसे कि भरत कुमार खोरवाल। मैं इस पर लाइव वगैरह आऊँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इस पर आ जाना, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो जो भी लाइव वगैरह होगा ना, मैं इसी पे आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारा एक चैनल है मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। बहुत सारे बच्चों ने करे भी हैं, है ना। एक बच्चे का $100 जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी अभी उसका मैसेज आया कि सर आप ये बता दो कि अपना अकाउंट कैसे अटैच करें। तो यहाँ पर मैं यही बताता हूँ, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हो, मैं किस चीज़ से पढ़ाता हूँ, कौन सा टैब यूज़ करता हूँ, आप यूट्यूब पे दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट बना के कैसे अर्न कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो वीडियो देखना। बेसिकली मेन मोटिव यही है कि आपका फ़ायदा हो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि मेन पॉइंट जो स्टडी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। 241 जो है वो के हैं आज कभी 250 का भरोसा भी नहीं था, आज 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आपके सपोर्ट की वजह से है। जो पुराने बच्चे थे जो अब 12th क्रॉस कर चुके हैं, उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक, और मेरे को पता है कि आप उनसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ओके। और मैंने वेबसाइट की बात करी है थोड़ी देर पहले। अच्छा, वेबसाइट पे जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना।
बेसिकली इस टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं सारी की सारी पीडीएफ वगैरह और जो भी चीज़ें हैं मैं यहीं पर देता हूँ। वीडियो वगैरह का लिंक भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा 97, बट एक्चुअल में अब 4006 बच्चे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, चलो। एंड वेबसाइट की हम बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक वेबसाइट है www.mainpointstudy.in। गूगल पे मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। एंड यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ऑल दो ना हिस्ट्री में मैंने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के ही नोट्स अपलोड करे हैं, बाकी पोल साइंस के सारे के सारे, तो बाकी भी मैं कर दूंगा। ठीक है, एंड कर दिए होंगे तो आप एक बार वेबसाइट वगैरह चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे नोट्स। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स का भी बटन है। देखो बात ऐसी है कि जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स, अभी तो आपको पता है सब कुछ फ्री है मेन पॉइंट स्टडी पे, हर एक चीज़ फ्री है, नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, है ना, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ फ्री है, वीडियो लेक्चर सब कुछ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो सेम फील्ड में वीडियो बनाते हैं, मेरे से कम सब्सक्राइबर है उनके, 1 लाख भी क्रॉस नहीं किए, बट वो अपने कोर्स से सेल कर रहे हैं। बट मेरे को पता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं। अब मैं अगर सब पे प्राइस टैग लगा दूंगा तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए एक नया तरीका ढूंढा है, कंट्रीब्यूटर्स करके, ये वेबसाइट पे है, यहाँ पर स्कैन करके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। और ये उन बच्चों के लिए है जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल है। ठीक है, और देखो सपोर्ट कितना बड़ा है छोटा है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे को, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते मेरे को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। आप जाओ वेबसाइट पे, टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, सारी वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा जो एक बच्चे को मिलता है जो मेरे को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यह है कि जो बच्चा कर सकता है तो उसके लिए है, क्योंकि फिर आपके लिए तो शायद प्रॉब्लम ना हो, बट जब आप 12th में जाओ या जो आपके जूनियर है जब वो 11th में आए, तो शायद उनको प्राइस टैग देखने के लिए मिले। क्योंकि जब मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा, वीडियो में जो मेरा वेबसाइट है उस पर जब सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, तो मेरे लिए जब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा इस पर कॉस्टिंग करने का। तो इसलिए आप सपोर्ट ज़रूर करो। देखो कितना छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, सपोर्ट मैटर करता है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सपोर्ट करते हैं मेरे को लगता है यार बच्चा इतना कर रहा है तो मेरे को भी और एफर्ट डालना चाहिए। ठीक है, चलो अब करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। अब हम पढ़ेंगे साम्राज्य का आरंभिक काल, और इसके बारे में मैंने 3वीं शताब्दी बताया था, याद आ रहा है? तो देखो, रोमन साम्राज्य को 2 ऐतिहासिक चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य। अब देखो मैं समझाता हूं। तीसरी शताब्दी यानी आप कह सकते हो क्या कहेंगे इंग्लिश में आप इसको, हाँ इंग्लिश में इसको कहेंगे एडी। ठीक है, और हिंदी में आपको पता ही है इसको कहते हैं शताब्दी। ठीक है, ये हमारी ईसवी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईसवी की बात हो रही है। अगर आपको ईसवी, ईसा पूर्व बच्चे अगर ये नहीं पता तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 समझ के आना बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप ये आज नहीं समझे ना तो 12th में जाके ऐसी खिचड़ी पक जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल मैं ये भी नहीं कह रहा, अगर आपने चैप्टर 2 क्लियर कर रखा है ना, वो लेखन कला और शहरी जीवन अगर पूरा कवर कर रखा है, कहीं और से भी कवर कर रखा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूंगा जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना उसे ही देख लेना, वहां पर टाइम का बता रखा है, आगे करके देख लेना। बट मैं नहीं चाहता टाइम में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए। ठीक है, तो आई होप आप देखकर आ गए हो, यहाँ आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो बेसिकली रोम साम्राज्य जो 3री शताब्दी है ना, 3री शताब्दी से पहले का जो टाइम था उसको कहा जाता था पूर्ववर्ती साम्राज्य, और 3री शताब्दी के बाद के समय की जब हम बात करते हैं तो उसको कहेंगे परवर्ती साम्राज्य। ठीक है जी, देखो यही बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है उसी को हम रीड कर लेते हैं एक बार। आपसे पूछा भी जाएगा कि रोमन साम्राज्य के इतिहास को 2 चरणों में बांटा गया है, कौन कौन से 2 चरणों में बांटा गया है? पूर्ववर्ती और परवर्ती। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी शताब्दी है जो पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य को बांटती है, तो वो है 3री शताब्दी। ठीक है जी, तो देखो रोमन साम्राज्य में 2 ऐतिहासिक चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती साम्राज्य और परवर्ती साम्राज्य। 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक, यानी 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक, यहां तक के संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता है। यानी इससे पहले का जो भी टाइम है उसको पूर्ववर्ती साम्राज्य बोला जाता है, और 3री शताब्दी के बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है, यानी आगे को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना। अब जो हमारा रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में अंतर देख लेते हैं। एक तो पता ही आपको लड़ते रहते थे, और रोमन साम्राज्य की अगर बात करें ना तो वो संस्कृति की दृष्टि में ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इसका मतलब है रोमन साम्राज्य के अंदर अलग अलग जाति के लोग, ठीक है, अलग अलग भाषा के लोग रहा करते थे, बट ईरान साम्राज्य में हमें ऐसी विविधता है ना थोड़ी कम देखने के लिए मिलती थी या मिलती ही नहीं थी। ठीक है, जैसे कि भारत है, भारत विविधतापूर्ण देश है, भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के लोग रहते हैं। तो वैसा ही रोमन साम्राज्य भी उस समय बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण था, बट ऐसा नहीं था ईरान के साथ।
ईरान ज्यादा विविधतापूर्ण नहीं था, ये तो पहला हो गया। दूसरा, रोमन साम्राज्य में क्षेत्र और संस्कृति सरकार की साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है। बात यह है कि जो पुराना हमारा जो हमारा ईरान साम्राज्य था ना, वहां के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, आप कह सकते हो। ठीक है। आप कैसे एक एंटिटी की तरह बिहेव नहीं करते थे। एक साम्राज्य अपने आप को कुछ लोग अलग मानते थे, कुछ लोग अलग। अब जैसे मैंने बोला कि वहां पर एक तो ईरान के अंदर आप देखोगे ज्यादा अलग अलग टाइप के लोग नहीं थे, है ना। और अगर दो अलग अलग टाइप के लोग थे भी तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे को अलग अलग समझते थे। बट ऐसा रोम साम्राज्य में नहीं था। रोम साम्राज्य में क्या था कि जो भी क्षेत्र थे और जो भी संस्कृतियां थी ना, वो सरकार के द्वारा साझी प्रणाली से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो सरकार उन पे कंट्रोल करके रखती थी। सरकार जो है वो अगर कोई मान लो स्कीम बनाई है तो हर रोम साम्राज्य में रहने वाला हर एक पर्सन जो है वो स्कीम का फायदा उठा पाता था। ठीक है। तो वो एक तरह से इसी तरीके से जुड़े हुए थे। बट ईरान साम्राज्य में ऐसा नहीं था। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे मैंने अभी अभी बताया कि रोमन साम्राज्य में हमारी बहुत सारी भाषाएं थी, लैंग्वेज थी, कल्चर था, है ना। तो सर प्रशासन में कौन सी भाषा प्रयोग करी जाती है? जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पंजाब है ना। पंजाब में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पंजाब में कौन सी भाषा है प्रशासनिक के लिए? आप देखोगे पंजाबी। ठीक है। कर्नाटका में आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, है ना। केरला में आपको अलग मिलेगी, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज मिलेगी, है ना। एक बार एक बच्चे ने मेरे को तमिलनाडु से मैसेज किया। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेरे को लगता था कि तमिलनाडु में मतलब बाकी स्टेट में, जैसे मेरे को पश्चिम बंगाल से भी मैसेज आए थे बहुत सारे, तो मेरे को पहले लगता था कि यहाँ पर हिंदी जो है लोगों को कम आती होगी या नहीं आती होगी। बट उस बच्चे की हिंदी बहुत ही बढ़िया थी। तो उस बच्चे ने बोला कि सर मेरे को सिलेबस में दिक्कत आ रही है, वेबसाइट चेक करके बता दो, क्योंकि हमारा स्टेट बोर्ड है। अब मैंने जैसी वेबसाइट खोली ना, मतलब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे सारी चीज़ें बाउंसर गई, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पूरी तमिल में थी, है ना। और मेरे को ये भी याद नहीं है कि तमिल था या केरला की थी, कर्नाटका की थी, ये भी ढंग से याद नहीं है, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज अच्छे से समझ नहीं पा रहा था मैं। तो मैंने बच्चे को सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी बच्चे। फिर मैंने एक दूसरे टीचर से बात करी। ठीक है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर थे ना, तो मैंने कमेंट किया, क्योंकि इस टाइम चैनल की रीच अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सर, आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो। तो मैंने उनका लिंक शेयर किया उनको। ठीक है। तो बेसिकली इससे अपने को ये पता चलता है कि अलग अलग भाषा तो बोली जाती है भारत में, बट स्टेट वाइज भी लैंग्वेज अलग अलग है ना। तो वैसे ही हमारे रोमन साम्राज्य की बात करें तो वहां पर कौन सी भाषा जो थी वो प्रशासन में यूज करी जाती थी। राजा वगैरह जो थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? तो मैं आपको बता दूं, साम्राज्य में अनेक भाषा बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन कार्य में केवल लातिनी और यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। सिर्फ लातिनी और यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी, ये 2 लैंग्वेज है। 1 नंबर में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे करते हैं हम शासन प्रणाली। अब शासन प्रणाली का क्या सिस्टम था, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। देखो, ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 में, तो 0 से पहले 509 साल पहले, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म से ओके यहाँ से ऐसे समझो आप, ईसा मसीह के जन्म से 509 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 27 साल पहले तक, यानी इस टाइम पीरियड तक, है ना, हमारे रोमन साम्राज्य में एक शासन का एक तंत्र चलता था, शासन का एक सिस्टम चलता था, जिसको कहते थे गणतंत्र। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, गणतंत्र। इस सिस्टम में क्या होता था कि यहां पर, है ना, ज्यादा पावर राजा वगैरह के पास नहीं होती थी, सारी पावर होती थी सेनेट के पास। सेनेट। अब सेनेट क्या होते हैं सर? आपने तो एक नया वर्ड बता दिया। सेनेट का मतलब बेसिकली सारी की सारी पावर, जैसे मैंने आपको बताया, गणतंत्र में क्या था, रोमन साम्राज्य के अंदर जो 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक जो गणतंत्र था, वहां पर सेनेट का सिस्टम चलता था। पावर सेनेट के पास थी, राजा के पास पावर इतनी नहीं थी। अब सर सेनेट का मतलब क्या होता है? सेनेट का मतलब वो लोग होते हैं, सेनेट के अंदर वो लोग शामिल थे जो हमारे रोमन साम्राज्य में जो बहुत अमीर लोग होते थे ना, है ना, जो अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वो बेसिकली मेन निर्णय लेते थे। ठीक है, और उन्हीं को सेनेट कहा जाता था। तो उस समय आप कह सकते हो गणतंत्र वाले टाइम में, जब तक गणतंत्र रहा हमारे, कहां पर, हमारे रोमन साम्राज्य में, तब तक सेनेट के पास ज्यादा पावर रही। ऑल दो 27 ईसा पूर्व, है ना, 27 ईसा पूर्व के बाद ये सेनेट का सिस्टम खत्म हो गया और एक नया सिस्टम आ गया। अब वो नया सिस्टम कौन सा आया वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, बट पहले ये कवर करते हैं, और आई होप ये टाइम पीरियड वाला आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं आया दोबारा से बोलूंगा, प्लीज चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेना। ओके, चलो।
तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र 509 ईसा पूर्व यानी 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक चला, यानी यहां से लेकर यहां तक चला। गणतंत्र एक ऐसी संस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता, मेन पावर सेनेट नामक निकाय के पास होती थी। किंग भी था, राजा भी था, बट मेन पावर सेनेट के पास होती थी। सेनेट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सेनेट, ओके, सेनेट के पास थी। ओके जी, ये हमें क्लियर हो गया सर। अब सर सेनेट क्या होता है वो बता दो, डेफिनेशन एग्जाम में आएगी तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप। सेनेट एक संस्था का नाम था जिसमें कुलीन यानी अमीर लोग कह सकते हो, कुलीन वर्ग और अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवार का प्रतिनिधित्व था, यानी वही थे सेनेट के अंदर, बेसिकली मेन अमीर लोग ही थे। और रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातिनी में ज्यादातर लिखी मिलती है, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। अब सर, अब समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, चैप्टर के ऊपर आते हैं। एक वर्ड था वर्ष वृतांत, है ना, वर्ष वृतांत। मैंने आपको क्या बताया था, जो पुराने टाइम के रोमन साम्राज्य में जो अमीर अमीर लोग थे ना, वो वर्ष वृतांत लिखते थे। और वो कौन थे, वो ही लोग थे सेनेट, ठीक है जी। जो अमीर अमीर लोग होते थे वो पावर में भी थे और वो बुके भी लिखते थे, पढ़े लिखे थे तो बुके भी लिखते थे वो। चलो जी, आपको ये बात आपको क्लियर हो गई। उस समय पावर थी इनके पास अच्छी खासी। बट उसके बाद क्या हुआ, 27 ईसा पूर्व आ गया, और मैंने आपको बताया था 27 ईसा पूर्व के बाद गणतंत्र खत्म हो गया और एक नया सिस्टम आ गया, ठीक है। और उस सिस्टम को कहते हैं प्रिंसिपेट। चलो मैं समझा देता हूं मैं। तो 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, दत्तक यानी बड़ा वाला पुत्र, बड़ा बेटा, तो जूलियस सीजर एक राजा होता था। और आपको पता है 27 सीजर पूर्व में से पहले तो राजा के पास इतनी पावर नहीं होती थी, बट जूलियस सीजर का यानी जो उस समय राजा था ना जूलियस सीजर, उसका जो बड़ा पुत्र था और जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था ऑक्टेवियन, ठीक है, ने उसका तख्ता पलट कर दिया, मतलब जूलियस सीजर को हटा दिया और खुद किंग बन गया और सत्ता अपने हाथों में ले ली, ठीक है। और अगस्टस के नाम से रोम का सम्राट बन बैठा, ठीक है। तो जूलियस सीजर के जो बेटे थे उनका नाम था ऑक्टेवियन, और ऑक्टेवियन ने अपने पिताजी को हटाकर वो खुद किंग बन गया और अपने आप को अगस्टस का नाम दे दिया, है ना, समझ गए आप बेसिकली। तो ऑक्टेवियन और हमारा अगस्टस सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब जब ये किंग बन गया तो उसने कहा जी इतनी मेहनत करी है मैंने, मतलब तख्ता पलट करा है, अपने पिताजी का तख्ता पलट किया है और पता चल रहा है कि सारी पावर तो सेनेट के पास है। तो इसने क्या किया, सेनेट वाला सिस्टम हटा दिया और एक नया सिस्टम लेकर आ गया, प्रिंसिपेट। और प्रिंसिपेट वाला जो नया सिस्टम था उसके पास उसमें सेनेट के पास पावर नहीं थी। देखो यही बात लिखी हुई है। प्रथम सम्राट क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअल में प्रिंसिपेट के मेन जो किंग थे वो तो यही थे। इनसे पहले जो जूलियस सीजर था उनके पास तो पावर ही नहीं थी, सेनेट वाला सिस्टम था ना। तो जो प्रथम सम्राट इसलिए यहाँ पर लिखा गया, एक्चुअल में उनसे पहले जूलियस सीजर थे, बट उनके नाम की पावर थी आपको पता ही है, गणतंत्र था, बट मेन पावर हमारे अगस्टस के पास आई बाद में, तो इसलिए इसको प्रथम सम्राट लिखा गया है। तो प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया था कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक, लातिनी भाषा में प्रिंसेप है, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है कि हमारा जो अगस्टस था वो 27 ईसा पूर्व के अंदर जो किंग बन गया था, ठीक है, और इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, प्रिंसिपेट कहा जाता था। ओके जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। और जो हमारा अगस्टस था ना, उसने जो ये प्रिंसिपेट स्थापित किया था उसके अंदर क्या था, मेन पावर हमारे अगस्टस के पास थी, ठीक है। और अगर ये प्रिंसिपेट का मतलब ही होता है प्रमुख नागरिक, देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्रिंसिपेट का मतलब ही, लातिनी भाषा में प्रिंसिपेट का मतलब ही होता है प्रमुख नागरिक जिसके पास मेन पावर होती है। तो हमारे अगस्टस के पास मेन पावर थी। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम सेनेट की हालत देख लेते हैं। सेनेट की हालत क्या थी जब हमारा अगस्टस बन गया था किंग। तो देखो सेनेट द्वारा लिखी गई पुस्तक, मैंने आपको बता ही दिया ये सेनेट ही पुस्तक लिखते थे। तो सेनेट द्वारा लिखी गई पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वह सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे, ठीक है। अच्छा व्यवहार रखते थे तो सेनेट अच्छी बातें लिखेंगे, है ना, बुक में। बुरा व्यवहार करते थे तो बुरी बातें लिखते थे। तो किस तरह वो सेनेट की तरह बिहेव करता था उसी से तय किया जाता था कि किंग अच्छा है या बुरा है, ठीक है। सबसे बुरे सम्राट वह माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे।
हमारे अगस्तस को भी अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि आपको पता है उसने तो सेनेट की पावर को कम किया था, तो हमारे सेनेट है ना उनसे खुश नहीं थे, बड़ा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब अगस्तस तो करता धरता है, वही मेन पावर है उसके पास, ठीक है। तो देखो कई सेनेट गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, उनको पता था गणतंत्र युग में तो हमारे मजे थे, क्योंकि हमारे पास ही मेन पावर थी। बट उसके बाद क्या आ गया, प्रिंसिपेट वाला सिस्टम आ गया, अगस्तस लेकर आ गया, और उसके बाद पता है फिर बहुत बुरा व्यवहार होने लगा सेनेट के साथ, और कई सेनेट सोचते थे कि यार काश हम पुराने वाले टाइम में चले जाएं, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह पता था कि यह असंभव था, मतलब यह हो नहीं सकता था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो अभी तक हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, राजा के बारे में, ठीक है, और रोमन साम्राज्य में राजा के बारे में थोड़ा बहुत देखा, ओके, और सेनेट के बारे में थोड़ा बहुत देखा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखो पूछा जाएगा डायरेक्ट कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन प्रमुख खिलाड़ी या तीन प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला अंग सम्राट, बता ही चुका हूं, किंग, ओके। दूसरा था सेनेट यानी कुलीन वर्ग, अमीर लोग जो बुके लिखते थे, और तीसरी थी सेना। अब सेना के बारे में है ना हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले तो मैं आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया तभी आप सेकंड पार्ट पे जाना। सबसे पहले तो आपको मेरे को यह बताना है कि 27 ईसा पूर्व में जो नया सिस्टम आया था उसको क्या कहा जाता था, और 27 ईसा पूर्व से पहले जो शासन का सिस्टम था उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को यह बताओ, प्रशासन के अंदर हमारे रोमन साम्राज्य के प्रशासन के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को यह बताओ, रोमन साम्राज्य के पड़ोस में कौन सा साम्राज्य था। ये तीन क्वेश्चन आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। रोम की सेना की विशेषता, याद होगा हमने फर्स्ट पार्ट के एंड में ये देखा था कि रोमन साम्राज्य में ना तीन मुख्य क्या होते हैं, किरदार होते हैं, तीन मुख्य अंग होते हैं। एक तो होता है सम्राट यानी जो हमारा किंग होता है, एक होता है कुलीन वर्ग जिसको हम सेनेट भी कहते हैं, आपको पता है ना, जिनके पास एक टाइम पे पावर होती थी जब गणतंत्र वाला सिस्टम था, और तीसरा है जी सेना। ठीक है, सम्राट के बारे में और हमारा सेनेट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम सेना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आइए, डिट्टो आपके एग्जाम में आता है कि रोम की सेना की विशेषता बताइए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा प्रदान करनी पड़ती थी या सेवा देनी पड़ती थी, सेवा करनी पड़ती थी। अब आप बोलोगे सर इसमें बड़ी बात क्या है, आज भी तो बहुत सारे सैनिक जो होते हैं हमारी आर्मी के अंदर है, हमारे डिफेंस फोर्स में, उनको भी तो वो पे किया जाता है, सैलरी पे की जाती है। नहीं, पहला ऐसा सिस्टम नहीं था। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फारस की अगर सेना की बात करें ना, फारस भी एक साम्राज्य होता था उस समय, तो उसकी जो सेना थी वो बलात् भर्ती वाली थी। बलात् भर्ती यानी काम करवाया जाता था बट उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, बट खाने पीने की चीज़ें वगैरह ये सारी की सारी मुहैया करवाई जाती थी। बट रोम साम्राज्य में अलग सिस्टम था। रोम साम्राज्य के अंदर जो सेना थी वो एक व्यावसायिक सेना थी, उनको सैलरी मिलती थी बाकायदा, और 25 साल तक तो आपको कम से कम सेवा के अंदर सेना के अंदर काम करना ही पड़ता था एक बार लगने के बाद। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही बता रखा है कि एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी, क्योंकि उस समय बाकी साम्राज्यों में ऐसा नहीं था। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट है बाकी साम्राज्यों में बलात् भर्ती वाला सिस्टम था, मतलब काम करवाया जाता था, आप कह सकते हो एक तरह से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, बिना वेतन के काम करवाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। यानी रोमन साम्राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा जो संगठित निकाय था ना, एक अकेला सबसे बड़ा संगठित निकाय वो हमारा सेना ही थी, और 4वीं शताब्दी में देखा जाए तो 6 लाख से ज़्यादा सैनिक थे हमारे रोमन साम्राज्य के अंदर। ओके, और सेना के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति थी। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ ना, उसको सुन के आपको थोड़ा सा मजा आएगा। देखो बात क्या है, आपको पता है, जैसे अभी हमने सेना के बारे में सुना है ना, तो अभी हमें देखो बेसिकली है ना, उस समय रोमन साम्राज्य के अंदर सेना बहुत पावरफुल थी, और इसलिए ये लिखा है कि जो सेना थी उसके पास सम्राटों का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति होती थी। अब इसका क्या मतलब है, देखो समझाता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते हैं, मतलब सम्राट के खिलाफ भी कभी कभार वो आंदोलन कर देते थे। ठीक है, मतलब अब कभी कभार तो अपने सेनापतियों के खिलाफ कर देते थे, अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद ना आती हो, है ना, तो मान लो उनको वेतन अच्छा नहीं लग रहा, कम लग रहा है वेतन, या बाकी जो सेवा की जो शर्तें हैं या काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, तो इसके लिए ना सैनिक जो थे ना वो अपने सेनापति के खिलाफ कभी कभार विद्रोह कर देते थे, आंदोलन कर देते। और ये तो कुछ भी नहीं,
यहाँ तक कि वे अपने सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो यह आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह के रूप में ले लेते थे। इसका मतलब क्या है, अगर जो हमारी रोम की सेना है, अगर उन्हें लगता था कि राजा खराब है, हमारे लिए सब कुछ गलत कर रहा है, तो उसका तख्ता पलट कर देते थे, ठीक है। और सेनापति एक तरह से बेसिकली किसी और को राजा बना देता था, ठीक है, समझ आ गया। तो सेना एक तरह से बहुत पावरफुल थे, ठीक है। और जो सेनेट थे वो सेना से घृणा करते थे। क्यों सेना से घृणा करते थे, आपको पता ही है कि पहले जो गणतंत्र वाला सिस्टम था ना हमारा, आई होप देखो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तभी आपको मेरी बात समझ आएगी, गणतंत्र वगणतंत्र जो भी मैं कह रहा हूँ, है ना। तो आपको पता है गणतंत्र वाला सिस्टम होता था ना, तो सेनेट के पास ज़्यादा पावर थी। बट दिक्कत तब आ गई जब हमारा प्रिंसिपेट वाला सिस्टम आ गया, जो अगस्टस लेकर आया था, है ना। तो अगस्टस प्रिंसिपेट वाला सिस्टम लेकर आया था जिसमें उसने सेनेट की पावर कम कर दी थी। और सेनेट की पावर कम करने के बाद वो धुलाई भी करता था सेनेट के लोगों की, पता है ना आपको। और वो खुद नहीं करता था, करवाता था, किससे, सेना से करवाता था। इसलिए जो हमारे सेनेट है वो सेना से घृणा करते थे और उससे डरती भी थी, क्योंकि सेना हिंसा का स्रोत थी, ठीक है। ये बम चिकी चिकी बम जो है वो हमारी सेना ही करती थी, यस और नो। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अलग अलग सम्राट की सफलता इसी बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे, और जब सेना विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम गृह युद्ध होता था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर जैसे कि मान लो कुछ जो है वो सेना जो है वो सेना हमारे सम्राट के साथ है, कुछ सम्राट के खिलाफ है, तो देश के अंदर ही एक तरह से गृह युद्ध हो जाता था। गृह युद्ध होता है जब देश के अंदर ही लड़ाई हो जाए ना, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। एक तो जैसे हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है, लेट्स अज्यूम बाहर की कंट्री पाकिस्तान से, चाइना से, किसी से युद्ध होता है, तो वो है युद्ध। बट जब देश के अंदर ही लड़ाई होती है तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो ये बता रखा है कि बेसिकली सम्राट कितना बढ़िया है, ठीक है, वो कितना सफल हो पाएगा, वो इस चीज़ पर निर्भर करता था कि वो सेना को कितना अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। अगर वो बढ़िया से सेना को कंट्रोल कर पाता है तो हाँ वो बढ़िया किंग है, नहीं तो वो खराब किंग है, क्योंकि उसके किंग का होने का कोई फायदा है नहीं, है ना। क्योंकि सेना फिर उसे हटा देगी अगर वो खराब किंग है तो, है ना, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा सेना को तो। ओके, तो यही बात लिखा हुआ। और सेना जो थी, अगर सेना विभाजित हो जाती थी तो गृह युद्ध स्टार्ट। कुछ अगर मान लो राजा के साथ है, कुछ राजा के खिलाफ है, तो दोनों में लड़ाई हो जाती थी सेना के अंदर ही। और फिर सेना के अंदर लड़ाई तो फिर देश के अंदर, तो फिर आपको पता है सिस्टम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ठीक है। चलो अब दोबारा से अपने सम्राट पे आ जाते हैं, किंग पे आ जाते हैं। सम्राट का सिंहासन, अच्छा यहीं तक था ये वाला जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, रोम में सेना की विशेषताएं, तो ये यहीं तक था। अब हम दूसरा वाला टॉपिक देखने वाले हैं। सम्राट का सिंहासन वंशकर्म पर आधारित था। इसका मतलब क्या है कि सम्राट का जो सिंहासन है ना, वो बेटे, जैसे कि मान लो मैं अभी राजा हूँ, फिर मेरा बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा, ऐसे वाला सिस्टम चलता था, ठीक है। तो यानी वंशक्रम वाला सिस्टम हुआ करता था। ओके, उदाहरण के लिए अब बता रखा है कि अगस्टस जो था ना हमारा, जूलियस सीजर, याद है ना, जूलियस सीजर जो था उसको अगस्टस ने हटाया, जो कि जूलियस सीजर का बेटा था। मतलब एक बेटे ने अपने बाप की जो कुर्सी है उसका तख्ता पलट कर दिया, है ना। और फिर गणतंत्र वाला सिस्टम भी हटा दिया था। तो अगस्टस के बाद है ना जो पावर थी वो हमारे टिबेरियस के पास आ गई, ठीक है, उसके पास आ गई। अब जब टिबेरियस पावर में आया ना तो उसने देखा यार रोमन साम्राज्य पहले ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा साम्राज्य पहले ही है, तो मैं क्यों लड़ूं बाकियों से और क्यों एरिया को बढ़ाऊं, ठीक है। टिबेरियस ने ये नोटिस करा अगस्टस के बाद जब पावर, अच्छा टिबेरियस की एक और बात बता देता हूँ, ये है ना अगस्टस का कोई वो खून के रिश्ते वाला बेटा नहीं था, ये इसका गोद लिया हुआ बेटा था, ये भी आप बुक में पढ़ोगे, ठीक है। तो अगस्टस का जो पुत्र था, सौतेला पुत्र आप कह सकते हो, जो टिबेरियस था, वो जब रोम की सत्ता उसने संभाली ना, उसने एक बात नोटिस करी कि जी पहले ही रोम साम्राज्य इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो अगस्टस का जो पुत्र था उसने सोचा यार इसका विस्तार जो करना है ना वो अनावश्यक है, ज़रूरत नहीं है इसका विस्तार करने की, क्यों फालतू में लड़ाई करे। और इसी की वजह से टिबेरियस के टाइम में युद्ध में भी बहुत कमी आई, मतलब क्योंकि वो कहीं बाहर जाता नहीं था लड़ने के लिए किसी से, तो दूसरा वाला भी नहीं आएगा, है ना। तो इसी वजह से रोमन, क्योंकि बाकी तो रोमन साम्राज्य से डरते थे कि जी इतना बड़ा साम्राज्य, राजा पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, तो बाकी तो जाते ही नहीं, तो रोमन साम्राज्य को कब्जा करने के लिए रोमन साम्राज्य जाता था, और जब जाता था तो लड़ाई होती थी। तो टिबेरियस गया नहीं अपना एरिया फैलाने के लिए, तो युद्ध भी नहीं हुआ, इसी कारण टिबेरियस के टाइम में बहुत कम युद्ध हुआ। बट रोमन साम्राज्य के अगर आगे के राजाओं को देखें, जैसे कि साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान त्राजान किंग था, जो 113 से लेकर 117 ईस्वी, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद, ईसा मसीह के जन्म के 113वां साल, यानी जैसे अभी चल रहा है ना 2000 क्या चल रहा है 22 चल रहा है, वैसे ही 1013 से लेकर 1017 तक हमारा जो त्राजान था वो किंग रहा था। तो उसने एकमात्र अभियान चलाया था कि जी हाँ टेरिटरी इंक्रीज करेंगे हम, रोमन साम्राज्य की एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में तो
जो साम्राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। यानी ये त्राजान की बात बता रखी है कि त्राजान ने बेसिकली बहुत ही बातचीत महंगी थी इसकी और इसने कब्जा करा था सही से, बढ़िया रोमन साम्राज्य को बहुत फैलाया था। तो ये बात लिखी है कि दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष, अच्छा दूसरी शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष क्या हो गया, यही 113 से लेकर 117, यही तो है। दूसरी शताब्दी क्या होता है पता है ना आपको? जब मैं 20वीं शताब्दी बोलता हूं ना तो इस 20वीं शताब्दी का मतलब जानते हो? 1901 से लेकर 2000 तक के टाइम को कहा जाता है 20वीं शताब्दी। और ऐसे ही दूसरी शताब्दी किसे कहा जाएगा? 101वें साल से लेकर 200वें साल तक। तो ये 101 से लेकर 200 साल के बीच में ही तो आता है 113 से 117। तो इसने बेसिकली अपना एरिया इतना बढ़ा लिया था कि फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे ना जो, उनको भी इसने हड़प लिया था। ठीक है जी, ओके जी। और मैं बता दूं कि वो जो एरिया थे जिस पर हमारे त्राजान ने कब्जा किया था दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, वो अत्यंत समृद्ध थे, मतलब बातचीत महंगी थी, सोने वोने बहुत तगड़े थे वहाँ पर। उदाहरण के लिए एक एरिया बता रखा है, जैसे हेरोल्ड नामक एक राज्य था, ठीक है। प्रतिवर्ष, क्योंकि अब देखो रोम साम्राज्य में हमारे त्राजान ने एरिया पे जब कब्जा कर लिया है तो वो क्या लेगा उस एरिया से? टैक्स लेगा ना, कर लेगा। तो ये बता रखा है कि सिर्फ हेराल्ड वाले एरिया से ये ना प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी, मतलब इतना टैक्स इकट्ठा होता था। अगर मैं आपको दिनारियस बताऊं ना, दिनारियस, पहले दिनारियस सुन लो फिर इस चीज पे आऊंगा क्या लिखा हुआ है। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी हुआ करती थी, मतलब प्योर चांदी हुआ करती थी। तो अगर हम इसको 54 लाख दिनारियस को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें ना तो ये 1,25,000, लगभग 1,25,000 किलो क्या था, ये चांदी थी। इतना तो सिर्फ हेराल्ड वाले एरिया से टैक्स मिलता था। ठीक है, चलो अब आते जी, आई होप ये समझ आ गया हो। बेसिकली हमने किसके बारे में देखा, अभी सिर्फ सेना के बारे में देखा थोड़ा बहुत, और उसके बाद त्राजान वाले एरिया का देखा था। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे कि इतने बड़े रोमन साम्राज्य को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता था। मतलब बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था, ठीक है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाता था, टैक्स वगैरह कैसे लिए जाते थे, कौन निगरानी करता था, ये सारी की सारी चीज़ें इस वाले क्वेश्चन में हम देखने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिसके माध्यम से समस्त साम्राज्य नियंत्रण रखा जाता था। मतलब बेसिकली हमारे रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो अलग अलग रोमन साम्राज्य के जितने भी दूर दराज के इलाके थे ना, वहाँ पर नगर बना दिए गए और नगर में भी टैक्स कलेक्ट करने वाले बंदों को रखा गया। मैं समझाता हूँ, यहाँ तक क्लियर होंगे ना कि बेसिकली दूर दूर के इलाके वहाँ पर क्या बना दिए गए, नगर स्थापित कर दिए गए और उन पर नियंत्रण रखा जाता था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण वहीं से होता था। ठीक है, भूमध्य सागर के तटों पर स्थित जो बड़े केंद्र थे, जिसमें कार्थेज हो गया, सिकंदरिया हो गया, हमारा एंटियोक हो गया, एंटियोक है वैसे तो ये, एंटियोक हो गया, इनमें सबसे बड़े थे। यानी ये बता रखा है कि भूमध्य सागर के तो तटों पर स्थित जो बड़े बड़े केंद्र थे उनके नाम क्या थे, नाम याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाने में सफल हो पाती थी। बात ऐसी है कि हमारा जो ये रोमन साम्राज्य था ना, अभी हमने पहला पॉइंट ये क्या देखा कि रोमन साम्राज्य में क्या थे, तो जो दूर दूर के अनेक इलाके थे ना, वहाँ पर नगर स्थापित कर दिए गए थे। और उनमें से जो नगर थे ना, वो यही बड़े बड़े नगर जो समुद्र के तट पर थे वो यही थे, जो हमारा कार्थेज हो गया, सिकंदरिया हो गया, एंटियोक हो गया। तो बेसिकली ये इनके पास पास जो गाँव थे ना, तो ये बड़े बड़े नगरों से ही गाँव में जाकर टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो बेसिकली हमारे जो बड़े बड़े शहर थे ना, इन्हीं के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर टैक्स लगाने में सफल हो पाती थी और टैक्स कलेक्ट कर पाती थी। ठीक है, अब टैक्स कलेक्ट करता कौन था, अब आप देखो ध्यान से। स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों पर शासन करने के लिए प्रशासन की सहायता करता था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि बेसिकली जो शहरों के लोग थे ना, रोमन साम्राज्य के जो अलग अलग नगर बसाए थे, शहर बसाए थे, तो वहाँ के जो लोग थे अमीर अमीर उच्च वर्ग के लोग, धनी परिवार, महंगी बातचीत वाले, वो जो थे वो रोमन साम्राज्य के सम्राट की बहुत अच्छे से अब मदद करते थे ताकि जो सम्राट है वो कर वसूल सके, ओके, और बेसिकली नियंत्रण कर सके इलाकों पर। यस सर नो, ओके। और ये जो शहरों में रहने वाले उच्च वर्ग थे ना, ठीक है, अब देखो, अभी ध्यान से मेरी बात सुना। एक तो होती थी सेना, याद है, एक थी सेनेट, एक था हमारा सम्राट, सेनेट, और एक था हमारा सम्राट।
ठीक है। अब बट सम्राट ने जब अपना एरिया बढ़ाया तो फिर शहर बनाए। शहर में जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो सेनेट नहीं थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे जो मदद करते थे टैक्स वगैरह कलेक्ट करने में, उनका एक अलग से ग्रुप बन गया जिनको कहा जाने लगा संभ्रात वर्ग। ठीक है, संभ्रात वर्ग। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ सेनेट को है ना सेना के अंदर भी भर्ती करवा दिया जाता था पहले के टाइम में। ठीक है, बट फिर एक किंग ने ना सेनेट को बंद करवा दिया और जो संभ्रात वर्ग है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि एक्चुअल में पैसा लाकर तो यही देते थे ना संभ्रात वर्ग। यही बंदे तो थे ना जो एक्चुअल में क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और पैसे से ही चलता है किंग का सिस्टम तो, है ना। तो इसलिए किंग की नज़रों में जो ये सेनेट है ये तो एक तरह से ख़त्म ही हो गए। हमारे वो अगस्तस ने पहले ही जो हमारे सेनेट की थी पावर कम कर दी, बट उसके बाद जब ये सम्राट वर्ग आया तो इनकी भी बातचीत महंगी हो गई। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली ज़्यादातर जो सम्राट वर्ग के लोग होते थे वो इटली बोलते थे, इटालियन बोलते थे। इतावली लिखा होगा आपकी बुक में, इटालियन इतावली समझ जाना। आप थोड़ा सा आगे आते हैं, हम नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार एक नया सम्राट वर्ग जो मैं बता ही चुका हूं बन गया था, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उन्हें सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। अब देखो, अभी अभी हमने पढ़ा क्या था, अगस्तस ने सेनेट की पावर कम कर दी थी और वो बुरी तरीके से मारता वगैरह था, मतलब गुस्सा होता था, मतलब वो सेनेट को पसंद नहीं करता था। अब बट अगर सम्राट वर्ग की बात करें तो ये क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने में मदद करते थे, तो जो हमारा सम्राट है वो बहुत ज़्यादा मदद करता था इनकी, और वो समझता था कि हाँ यार समर्थन प्राप्त था एक तरह से सम्राट वर्गों को सम्राट का। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट वर्ग की बात हो रही है। सम्राट गैलिनस एक किंग था हमारा सम्राट, वो भी रोमन साम्राज्य। अब बहुत सारे अलग अलग किंग थे, आपको पता है, टिबेरियस हो गया, अगस्तस हो गया, त्राजान का नाम सुना है ना, बट ये अलग अलग टाइम है सब। त्राजान का कब से कब तक था, 113 से लेकर 117 तक था। ठीक है, ओके जी। वैसे हमारा गैलिनियस का 253 से लेकर 268 तक। ठीक है, इसने क्या करा कि सेनेटों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था ना, कुछ सेनेट को निकाल कर है ना सेना में भी भर्ती करा जाता था, बट जो हमारा किंग था जो 253 में आया था गैलिनियस, उसने कहा ये सिस्टम खत्म करो। और इससे भी क्या हुआ, ज़्यादा पावर मिलने लग गई हमारे सम्राट वर्गों को, क्योंकि पहले पता है क्या होता था, सेनेट के लोग जब सेना में जाते थे ना तो अलग ही टोरा हो जाता था उनका कि जी हाँ अब तो हम सेना में हैं, पावर है हमारे पास। तो हमारे गैलिनियस ने बोला कि पावर वावर कुछ नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे ना, पैसे लाके, पैसे तो हमारे सम्राट वर्ग ला के दे रहे हैं, तो वो तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल है, अब तुम सेना में जाना बंद करो। तो ये बातचीत हो गई जी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये जी बहुत अति उत्तम क्वेश्चन है ये। बेसिकली ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही 3 नंबर में आता है, ज़्यादातर 3 नंबर में या 4 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो। ठीक है, रोमन साम्राज्य में 3वीं शताब्दी के समय को है ना बहुत संकट का काल माना जाता है। क्यों संकट का काल माना जाता है वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब पहले ये पॉइंट लिखा हुआ है, एक्चुअल जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट है, बट पहले ये पढ़ लेते हैं। यदि पहली और दूसरी शताब्दी को कुल मिलाकर यदि पहली और जो दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव से पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। इसका मतलब है कि पहली और शताब्दी में तो बातचीत सही थी, आर्थिक विस्तार हो रहा था, समृद्धि आ रही थी, है ना, शांति थी, इतना ज़्यादा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी, बट तीसरी शताब्दी को बहुत ही संकट और आंतरिक तनाव का टाइम माना जाता है। अब क्वेश्चन आपके सामने यही आता है कि तीसरी शताब्दी के में जो निम्नलिखित, मतलब बेसिकली तीसरी शताब्दी में निम्नलिखित कारणों की वजह से तनाव उभरा। ठीक है, मतलब तीसरी शताब्दी को निम्नलिखित कारणों की वजह से तनावपूर्ण माना जाता है। सर कौन कौन से कारण, ये लिखे जी। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ईरान में ससानी राजवंश। अच्छा, रोमन साम्राज्य का पड़ोसी राजवंश कौन सा था, क्वेश्चन पूछा था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, ईरानी साम्राज्य। तो ईरानी साम्राज्य के अंदर एक ससानी वंश आया था, उसने बार बार रोमन साम्राज्य पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तीसरी शताब्दी की बात बता रहा हूँ मैं। और 15 साल के अंदर उसने तेजी से फरात नदी की दिशा में फैल गया। मतलब ससानी राजवंश ने धीरे धीरे वो बेसिकली बिल्कुल फरात नदी के पास आ गया, जहाँ पर रोम साम्राज्य था, और अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था और आक्रमण कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तनाव वाला टाइम था। ठीक है, जो तीसरी शताब्दी में आया। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि तीसरी शताब्दी में पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई कि ईरान का जो ससानी राजवंश था या वंश था, उन्होंने बार बार रोम साम्राज्य पर आक्रमण किया और 15 साल के अंदर बिल्कुल फरात नदी की दिशा में फैल गया। ठीक है, चलो सर ये तो पहली दिक्कत हो गई हमारी तीसरी शताब्दी की। दूसरी बता दो। दूसरी है जी कि 3 भाषाओं में खुदे एक
प्रमुख शिलालेख, मतलब बेसिकली पत्थर मिला था, उस पर कहानी लिखी हुई थी। अब क्या लिखी हुई थी कहानी, वो पढ़ते हैं। ईरान के शासक शापुर, ईरान का एक और किंग था, ससानी राजवंश के अलावा बता रखा है, शापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। कौन सी शताब्दी में? तीसरी शताब्दी में। और पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया था। तो बेसिकली हमें एक पत्थर मिला था जो तीसरी शताब्दी का था, और उसमें शापुर यानी किंग जो शापुर था ईरान का, उसके बारे में बता रखा था। और उसमें ये लिखा हुआ था कि शापुर ने 60,000 से ज़्यादा रोमन सेना का सफाया किया था, और उनकी जो राजधानी थी एंटियोक, उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो तीसरी शताब्दी में माना जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा संकट आया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इसी बीच जर्मनी की मूल जनजाति, जिनको हम फ्रैंक, एलमनाई, ठीक है, एलमनाई और गोथ, ठीक है, गोथ ने रोमन साम्राज्य पे के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये जो ऊपर वाले हमारे शापुर भी थे, शसानी ने भी हमला कर दिया था। और हमारे माना जाता है कि जर्मन मूल की भी जो जनजातियाँ थी, फ्रैंक, एलमनाई, ठीक है, और जो गोथ थी, इन्होंने भी रोमन साम्राज्य के विभिन्न जो प्रांत थे उन पर कब्जा कर लिया था, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। चलो सर, 3 प्रॉब्लम समझ आ गई। तीनों ही बाहर के बेसिकली हमला ही हुआ था, ईरान से हमला हुआ, ससानी वंश, फिर शाहपुर की कहानी हमें पता चलती है कि 50-60 हज़ार से ज़्यादा रोमन साम्राज्य के लोगों को या सैनिकों को मरवाया था। उसके बाद सर हमें वो जर्मनी के जो जनजाति है उनके बारे में पता चला। इसी शताब्दी में 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, मतलब 47 साल में, इसी तीसरी शताब्दी में 47 सालों में 25 से ज़्यादा सम्राट चेंज हुए। ये भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। सोच सकते हो कितनी अस्थिरता आई। इन्हीं कारणों की वजह से तीसरी शताब्दी को संकट की शताब्दी माना जाता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी नीचे वाले टॉपिक पे, लिंग, साक्षरता और संस्कृति। तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे मेल फीमेल के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में पढ़ने वाले, फिर साक्षरता, कितने पढ़े लिखे लोग थे या नहीं थे। ऑल्दो मैं बता दूं कि साक्षरता वहाँ पर कम थी, संस्कृति के मामले में बहुत विविध था। पहले तो हम लिंग के बारे में यानी लोग कैसे रहते थे उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का व्यापक चलन था, यानी मेल फीमेल और उनके बच्चे एक साथ रहते थे। जो वयस्क पुत्र होता था, बड़ा वाला लड़का होता था ना, वो माता पिता के साथ नहीं रहता था। ठीक है, देखो हमारे इंडिया में तो क्या होता है, जॉइंट फैमिली होती है, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सारे के सारे एक साथ रहते हैं। बट रोमन साम्राज्य के अंदर ऐसा नहीं था। रोमन साम्राज्य के अंदर एकल परिवार होता था, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है ना, माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो अलग हो जाता है ना। तो माता पिता के साथ नहीं रहता था। ठीक है जी, चलो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, माना जाता है कानूनी नज़र में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सर कैसे अच्छी थी? देखो, पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी। मतलब है ना, जो पत्नी थी उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने पति के पास नहीं जाती थी। जबकि पुराने समय में ज़्यादातर ऐसा होता था कि पत्नी के पास जो भी संपत्ति थी ना, वो ऑटोमेटिकली पति की हो जाती थी। बट रोमन साम्राज्य में ऐसा नहीं था। ठीक है, और साथ ही में जो महिलाएं होती थी ना, वो अपने पैतृक परिवार से वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। मतलब अगर पिताजी की भी जब जमीन का बंटवारा होगा ना, तब महिलाओं को मिलता था। यानी पत्नी को पति को कुछ नहीं देना पड़ता था। ठीक है, मतलब पत्नी की जो संपत्ति वो पत्नी की रहती थी, पति को नहीं देनी पड़ती थी। ऊपर से पिता का भी हिस्सा मिलता था उसे। मतलब अच्छे खासे राइट थे हमारी महिलाओं के पास उस समय रोमन साम्राज्य के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार थे। मतलब कानून, ये तो पता ही चल ही चुका है कि महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा कानूनी अधिकार थे हमारे रोमन साम्राज्य के अंदर। ठीक है जी, और तलाक जो था वो अपेक्षाकृत आसान था। मतलब तलाक लेना जो था वो आसान था। अब इसमें बोलोगे सर ये क्या है, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है? तलाक लेना आसान था, इसका ये बताता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब देखो कि अगर कोई गलत होता था ना, तो महिला आराम से तलाक दे सकती थी, कुछ गलत नहीं माना जाता था, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आसानी से तलाक मिल जाता था और तलाक लेना आसान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है कि पत्नी और जो पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। मतलब मैं आपको बता दूं, जो मेल होता था उसकी 30, 31, 32, ठीक है, 27, 28 एज लिखी हुई होगी आपकी बुक की PDF में, आप चेक करोगे तो 27, 28, 29, 30 में शादी हुआ करती थी मेल की। और जो पत्नी होती थी उनकी एज 21, 22, 23 इनमें शादी हुआ करती थी। तो अंतराल बहुत ज़्यादा था मेल फीमेल में। और इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति जो है अक्सर हावी रहते थे, मतलब गुस्सा करते थे। और हमें कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की भी जानकारी मिलती है। बेसिकली जब हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे हमें
प्रालेख मिले जिसमें ये भी पता चला कि बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी जहाँ पर महिलाओं के साथ हिंसा वगैरह भी हुआ करती थी। कानूनी अधिकार तो थे बट घरेलू हिंसा हुआ करती थी महिलाओं के साथ। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। लास्ट पार्ट में हमने जो बिल्कुल एंड का टॉपिक देखा था वो क्या देखा था, लिंग साक्षरता और संस्कृति। तो हमने बेसिकली ये देखा था कि हमारे रोमन साम्राज्य के अंदर एकल परिवार था और औरतों को भी अच्छे खासे अधिकार थे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत साक्षरता के बारे में, पढ़े लिखे लोग कितने थे। तो मैं आपको बता दूं रोमन साम्राज्य के अंदर है ना साक्षरता काम चलाऊ थी। लोग उतना ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर इतना पढ़े लिखे थे कि उनका काम चल जाता था। ठीक है जी, परंतु हाँ जो भी साक्षर लोग थे ना, ज़्यादातर जो साक्षरता है ना वो कुछ ही वर्गों में होती थी, जैसे कि सेनेट और फौजी, सेनेट लिखना था यहाँ पर, सेनेट और जो फौजी लोग थे ना उनके पास आप कह सकते हो कि ज़्यादा साक्षरता थी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। यही बात लिखी हुई है कि रोमन साम्राज्य में साक्षरता काम चलाऊ थी, परंतु साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सेनेट और फौजी। ठीक है जी, अब पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक विविधता के बारे में, ऑल्दो इसका अलग से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। अच्छा ये बात मैं आपको एक और बता दूं कि जितने भी चैप्टर मैं अपलोड करूंगा ना क्लास 10 की, हिस्ट्री की या सामाजिक विज्ञान की भी मैं वीडियो बनाता हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पता ही होगा बहुत सारे बच्चों को। तो मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा। देखो एक बात है ना, आप बिल्कुल दिमाग में रख लो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ चैप्टर कवर करने के बाद हम एग्जाम में चैप्टर कवर करके जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, तो ये बहुत गलत आप सोच रहे हो। ठीक है, मैं आपको गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर कवर करके जाते हो और एग्जाम में बैठते हो और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमको आता ही नहीं, चैप्टर कवर करने के बाद भी ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हमको। ठीक है, देखो चैप्टर कवर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में पहली बात तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दूसरी बात आपको यह पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में पूछा जाएगा और उसका आंसर किस वे में करना है। मैक्सिमम बच्चों को एग्जाम में यही दिक्कत होती है कि उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? आई होप आप समझ पा रहे हो, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए चैप्टर कवर करने के बाद उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने ही करने हैं आपको। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड करूंगा, क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, आंसर भी लिख लिया, आपको बेसिकली ये भी पता चल जाएगा आंसर कैसे करना है। अगर अपलोड कर दिए होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू की वीडियो भी अपलोड करूंगा ताकि एक एक मार्क्स से क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। और साथ में एक बार चैप्टर कवर करने के बाद आप एमसीक्यू देखोगे ना तो एक तरह से आप टेस्ट की तरह लेना उसे। ठीक है, मतलब मेरे आंसर बताने से पहले ही आप सोच के रखना कि जी ये ऑप्शन होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो एक तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा। ओके चलो जी, तो अब हम सांस्कृतिक विविधता के बारे में देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये बताओ कि रोमन साम्राज्य जो था वो सांस्कृतिक रूप से कितना विविध था। ठीक है, उल्लेख करें। ओके, तो रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों और स्तरों पर दिखाई देती थी। उदाहरण ये है कि धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी, यानी अलग अलग टाइप के देवी देवता हुआ करते थे, है ना। अलग अलग जो भी कबीले थे या जो भी लोग थे उनके अलग अलग देवी देवता होते थे। धार्मिक संप्रदाय के लोग भी, अलग अलग धर्मों के लोग भी थे। बोलचाल में अनेक भाषाएं थी, तरह तरह के भोजन थे, सामाजिक संगठनों के रूप, यहाँ तक कि उनकी बस्तियां के अनेक रूप थे, मतलब बस्तियां भी उनके अलग अलग थी, उनके संगठन जो थे वो भी अलग अलग थे, है ना। और बहुत सारी अलग अलग तरह की भाषाएं थी। भाषा की अगर मैं बात करूं तो जो निकटवर्ती पूर्व यानी जो फरात नदी है ना, उनके जो पश्चिम वाला इलाका होता था ना, वहाँ पर अरामाई भाषा बोली जाती थी। जो मिस्र वाला एरिया था हमारे रोमन साम्राज्यों में, वहाँ पर जो कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। और जो उत्तरी अफ्रीका का एरिया जो रोमन साम्राज्य में आता था और स्पेन और बर्बर का जो इलाका आता था ना, उसमें केल्टिक भाषा बोली जाती थी। यानी भाषाओं के नाम पर भी बहुत ज़्यादा विविध था। ठीक है, हमारे धार्मिक संप्रदाय और देवी देवता के उसके अंदर भी देखें तो बहुत ज़्यादा विविध था। भोजन भी बहुत ज़्यादा विविध था, और साथ में जो सामाजिक संगठन थे और उनकी जो बस्तियाँ थी उनके भी बहुत सारे अनेक रूप थे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा आर्थिक विस्तार के बारे में, बिजनेस वहाँ पर कैसा था, ट्रेड व्यापार, ये वाली सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करवा दूंगा, बट इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, क्या हाँ जी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो साम्राज्य में बंदरगाह जो होते थे, खाने होती थी, खदानें होती थी, ईंट के भट्टे होते थे, जैतून की तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी। यानी हमारा जो रोमन साम्राज्य था उसमें बंदरगाह बहुत थे, खान जो होते हैं ना, मिट्टी जो खाने होती है, खदानें होती हैं, ईंट के भट्टे, जैतून की तेल की फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, जिनसे
उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। यानी रोमन साम्राज्य का आप कह सकते हो आर्थिक आधारभूत ढांचा जो था वो काफ़ी मजबूत था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, अलग अलग जैतून के तेल की, है ना, ईंट के भट्टों की, खदानों की, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। मतलब मेन जो बिजनेस होता था वो गेहूं का, अंगूरी शराब का और जैतून के तेल का होता था। यह सब दूसरे स्थलों से आती थी, अलग अलग एरिया से गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल आता था। जो शराब थी और जैतून का जो तेल था और अन्य जो तरल पदार्थ थे वो ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। यानी बेसिकली मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारी शराब थी, जैतून का तेल था और जो अन्य तरल पदार्थ थे ना वो अलग अलग प्लेस से आते थे। किस में आते थे? तो वो जी आते थे एम्फोरा में। किस में आते थे? एम्फोरा होता था, यानी उन कंटेनर को एम्फोरा कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं एक जगह है जिसका नाम है मोंटी टेस्टेकियो। वहां पर है ना एम्फोरा के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं, है ना, जिससे हमें पता चलता है हाँ जी एम्फोरा का बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता था और बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग जगह से शराब और जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थ आते थे, है ना। क्योंकि बेसिकली ये जो एम्फोरा उनके अंदर यही तो होता था, शराब और जैतून के तेल वगैरह ही तो होते थे। ओके जी। और स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम चरमोत्कर्ष पर था। मतलब मैं आपको बता दूं स्पेन में जो है ना जैतून के तेल निकालने की जो फैक्ट्री आती ना, सबसे बढ़िया बिजनेस आप कह सकते हो हमारे उस टाइम में स्पेन के अंदर जैतून को के तेल निकालने की जो इंडस्ट्री थी ना वो सबसे ज़्यादा बड़ी थी। उस समय स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 नंबर का कि ड्रेसल 20 क्या है। तो स्पेन में उस समय के अंदर, रोमन साम्राज्य के अंदर, स्पेन के अंदर जैतून के तेल का मुख्य उद्यम बिल्कुल चरमोत्तर पर था। और उस समय ना स्पेन से अलग अलग एरिया के अंदर जैतून का तेल भेजने के लिए अलग अलग कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था जिनको ड्रेसल 20 कहते थे। एम्फोरा का यूज़ भी होता था, बट अगर स्पेन में मुख्यतः बात करें ना तो ड्रेसल 20 का यूज़ होता था। अब सर ये ड्रेसल 20 तो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एक तरह से फैशनेबल नाम लग रहा है, ये किसने रखा? तो मैं आपको बता दूँ ये जो हमारा ड्रेसल 20 ना, इसका नाम एक आप कह सकते हो पुरातत्वविद पे पड़ा है जिसका नाम था हेनरी ड्रेसल। उसी ने इसको ढूंढा था, ठीक है। तो इसका यह नाम जो है वो हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर ही आधारित है जिसने इस किस्म के कंटेनरों के रूप सुनिश्चित किया था, ठीक है। ये थोड़े से आप कह सकते हो कि हमारे एम्फोरा से थोड़े से अलग होते थे, ठीक है। ड्रेसल 20 अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन का जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। मतलब बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से आप कह सकते हो स्पेन में जैतून का तेल वगैरह निकाला जाता था और अलग अलग एरिया में भेजा जाता था। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। या इसमें ना अलग से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बन सकता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कौन कौन से जो क्षेत्र थे वो किस किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो मैं आपको बता दूं सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूरी शराब थी ना वो कैंपेनिया से आती थी। कहाँ से आती थी? कैंपेनिया से आती थी। और जो सिसिली और जो बाइजैकियम रोम था ना को भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करते थे। यानी अगर सिसिली इटली का आइलैंड है, ठीक है, और जो बाइजैकियम था ये रोम को है ना बहुत भारी मात्रा में गेहूं वगैरह निर्यात करते थे। यानी अपने गेहूं वगैरह के लिए मशहूर थे सिसिली और बाइजैकियम। और जो हमारा जो गैलीली है ना वो हमारे गहन खेती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। वहाँ पर गहन खेती की जाती थी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता था। अब आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि गहन खेती क्या होता है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, बट पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो थोड़ा सा आप गूगल सर्च करके देखना, आपको पता चल जाएगा गहन कृषि क्या है। आपने 10th में भी पढ़ा था बेसिकली, है ना, इसलिए ही पूछ रहा हूँ मैं आपको। अब चलो मैं बता दूंगा, अगर मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया इस पार्ट में नीचे कमेंट बॉक्स में तो ठीक है, अगर गलत दिया ना तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता ही दूंगा, मतलब बता ही दूंगा अभी, ठीक है। स्पेन जो था वो अभी अभी हमने देखा जैतून के तेल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, ठीक है। और दूसरी ओर जो रोम क्षेत्र था, रोम क्षेत्र के अनेक बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। जो बड़े बड़े क्षेत्र थे ना हमारे रोमन साम्राज्य में वो आप कह सकते हो इतने ज़्यादा उन्नत नहीं थे। जैसे अगर मैं नुमीडिया की बात करूँ जो अल्जीरिया में पड़ता है, आज अल्जीरिया के अंदर है नुमीडिया, ठीक है, कि जो देहाती क्षेत्र थे वहाँ पर जो थी वो ऋतु प्रवास होता था। अब सर ऋतु प्रवास का क्या मतलब होता है? ऋतु चेंज होने की वजह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मैं समझाता हूँ। जैसे देखो कोई बंदा पहाड़ों पे रहता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रहता है, अब जब बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है पहाड़ों पर तो वो पहाड़ों से नीचे आ जाता है। तो यानी जहाँ वहाँ पर ठंड का टाइम आ जाता है, ठंड की ऋतु आ जाती है ना, शीत ऋतु आ जाती है, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। फिर गर्म जब मौसम आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है तो वो ऊपर की तरफ दोबारा
जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्यों? अच्छा, वो नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि बर्फ़ जम जाती है, उनके जानवरों को खाना वगैरह नहीं मिलता, चारा वगैरह नहीं मिलता, तो वापस वो नीचे आ जाते हैं। जब ऊपर बर्फ़ छटने लगती है और घास निकलने लगती है, दिखने लगती है, तो वो दोबारा ऊपर चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं ऋतु प्रवास। तो ये लिखा है कि अल्जीरिया में, यानी हमारे जो निमूडिया के जो देहाती क्षेत्र में थे ना, वो ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पे होता था। और जो चरवाहे होते थे ना, और जो अर्ध यायावर होते थे, वो अपने साथ अवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मोपालिया कहते हैं, वो उठाकर इधर उधर घूमते फिरते थे। यानी जो हमारे अभी अभी मैंने आपको बताया ऋतु प्रवास करते थे बहुत सारे लोग निमूडिया के, है ना, देहाती क्षेत्रों के। अब वो ऋतु प्रवास करते थे तो अब घर वगैरह, टेंट वगैरह तो लगाना पड़ेगा, तो जो है ना झोपड़ियाँ लेके अपने साथ ही घूमते थे, और उन झोपड़ियों को मोपालिया कहा जाता था। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि मोपालिया क्या होता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि निमूडिया के अंदर जो देहाती क्षेत्रों में जो लोग थे ऋतु प्रवास करते थे, और वो अवन आकार की झोपड़ियाँ अपने साथ ही लेकर इधर उधर घूमते रहते थे, और उन्हीं झोपड़ियों को हम मैपोलिया कहते थे। ठीक है, स्पेन के उत्तरी क्षेत्रों में केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी। मतलब केल्टिक भाषी किसान जो थे वो बड़ी आबादी में स्पेन के उत्तरी क्षेत्रों में रहते थे, जो पहाड़ी चोटियों पर बसे गांव में रहते थे। इन गांव को कैस्टेला कहा जाता था। ये ना, ये मैंने बेसिकली ये 2 पैराग्राफ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए डाले हैं। मोपलिया, ये मैपलिया के लिए डाला है, और एक कैस्टेला के लिए। कैस्टेला क्या होता है? स्पेन के जो उत्तरी क्षेत्र में जो है ना, वो केल्टिक भाषा के जो किसान की आबादी थी, जो पहाड़ियों की चोटियों पर रहते थे, उनको और उनके गाँव को कैस्टेला कहा जाता था। ठीक है जी, चलो अब आते हैं श्रमिक पर नियंत्रण पे। अब है ना, हम थोड़ा सा वहाँ पर देखेंगे कि रोमन साम्राज्य में जो लोग थे ना, वो काम वगैरह कराने के लिए श्रमिक वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते थे, या वो दास वाला सिस्टम होता था वहाँ पर। ठीक है, तो दास वाले सिस्टम में क्या होता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो क्वेश्चन की वीडियोस में कवर करवा दूंगा, बट अभी देखो कि होता क्या है ये। तो दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। इसका मतलब दास प्रथा ना हमारे पूरे रोमन साम्राज्य में थी। अगस्तस के शासनकाल में इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख तो दास ही थे, यानी दासों की संख्या थी, यानी दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, है ना। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट, देखो 50% हो गया, 50% नहीं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 60% तो, या 50 to 55% तो लोग जो थे वहाँ पर दास ही थे। ठीक है, दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था, यानी आप पैसे दो और दास खरीद लो, यानी पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी, आप कह सकते हो। देखो कितनी बुरी बात है, इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश लिखा हुआ है इसमें, पूंजी निवेश की तरह का दर्जा प्राप्त था कि आप पैसे दो और इन्वेस्ट करो, एक तरह से पैसे दो और खरीद लो, उनके काम करवाओ, ये इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी। ऊंचे वर्ग के लोगों द्वारा श्रमिकों व ऐसे दासों से क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। अब वो अमीर है तो बुरा बर्ताव करते थे, चलता था पैसा उनके पास तो बुरा बर्ताव करते थे वो गरीबों के साथ, दासों के साथ, क्योंकि वो खरीदते थे दासों को। और वहीं जो दूसरे जो साधारण लोग हैं ना, जो गांव के लोग हैं, वो उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। उनको लगता था कि यार देखो खरीदा तो है इनको, बट देखो कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं उनको इनके जो भी मालिक हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ही गुस्सा था वो बहुत ही किसके प्रति गुस्सा था? उनके मालिकों के प्रति। बट जो दास है उनके प्रति उनकी बहुत सहानुभूति थी। अब है ना, दास प्रजनन भी हुआ करता था। दास प्रजनन का मतलब है कि दास और प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे। तो बेसिकली दासों की जब कमी होने लगी ना थोड़े बहुत, तो दास प्रजनन का सहारा लिया जाने लगा और ये बोला गया कि आपको अपने साथी के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने, और बच्चे भी क्या बनेंगे आगे चलकर? दास ही बनेंगे। ठीक है, तो ये बात बोली जाती थी। अब दासों के साथ क्या समस्या थी? देखो, जो दास होते थे ना वो होते थे परमानेंट, ठीक है। तो उनके साथ कुछ समस्या आती थी। यानी मान लो लेट्स एज्यूम कि कोई पर्सन है जिसका नाम है ए, उसने एक दास रख लिया जिसका नाम था बी। अब दास को पूरे टाइम वो दास जो है वो ए के साथ ही रहेगा, ठीक है, तो सारे खर्चे ए को ही उठाने पड़ेंगे उनके। तो ये जो चीज़ थी, ये समस्या थी। अब देखो वही पढ़ लेते हैं हम। रोम पर सरकारी निर्माण कार्य पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। अच्छा, मुक्त श्रमिक क्या होते हैं? बेसिकली ये दास नहीं होते। दास में क्या होता था? दास वाले सिस्टम में क्या होता था? आपने दास को एक बार खरीद लिया, अब वो आप ही के साथ रहता था और आप ही को उनके खर्चे उतारने पड़ते थे। बट रोम में जो सरकारी निर्माण कार्य होते थे ना, उनमें मुक्त श्रमिक होते थे। अच्छा जी, मुक्त श्रमिक क्या होते हैं? मुक्त श्रमिक वो होते हैं जिनसे काम कराया, पैसे दिए, छुट्टी। अब वो आपके पल्ले नहीं पड़े, मतलब आपके साथ नहीं रहेंगे वो,
पैसे देके छुट्टी कर दो काम, है ना। तो दिहाड़ी मजदूर जिसे आप कह सकते हो, ये वाला सिस्टम होता था। मुक्त श्रमिक उन्हीं को कहा जाता था। अच्छा, इसलिए अच्छा क्यों होता था सरकारी निर्माण कार्यों में मुक्त श्रमिकों का प्रयोग क्यों होता था? क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता था। आप सोचो, अगर कोई सरकारी काम के लिए अगर दासों को रखा जाए तो पूरे साल बैठा के खिलाना पड़ता था, बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था, खाना देना पड़ता था, पहली बात तो गुलामों को। दूसरी बात है उनके अन्य खर्चे उठाने पड़ते थे, जिनसे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी, ठीक है। और जो वेतनभोगी मजदूर होते थे वो सस्ते तो पड़ते ही थे, साथ में उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। कभी भी जैसे कि मान लो आपको कोई काम पड़ा, आपने रख दिया वेतनभोगी मजदूरों को, काम खत्म, भेज दिया उनको, है ना। जब दोबारा काम पड़े तब बुला लिया, फिर भेज दिया काम। बट जो दास होते थे वो परमानेंट होते थे, उनके खर्चे उठाने पड़ते थे, लागत बहुत ज़्यादा होती जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी दास के साथ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की विशेषता। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें वही दास प्रथा की थोड़े बहुत फीचर लिखने हैं कि दास श्रम जो था वो महंगा होने के कारण उन्हें मुक्त किया जाने लगा। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो लोग थे ना जिन्होंने पहले दासों को रख रखा था, अब वो भी समझ में आगे आने लगा था कि यार दास तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं, है ना। तो वो क्या करते थे, दास को मुक्त कर देते थे कि जाओ जी अब से आप मुक्त हो, आप आज़ाद हो, अब छुट्टी हो गई आपकी, आप कर सकते हो जो करना चाहो। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि मालिक है ना गुलामों की हेल्प करते थे। जैसे कि लेट्स, मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था कि ए जो है वो मालिक है, उसने एक दास को अपने पास रखा बी, फिर मान लो ए को लगा कि जी है तो भारी पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, तो उसने बी को मुक्त कर दिया और वो खुद ही उसको बिजनेस खोल के दिलवाता था कि जी आपके लिए मैं पहले से बिजनेस खोल के रख रहा हूँ और आपको बस उस पर काम करना और ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। देखो सेकंड पॉइंट लिखा है कि अब इन दासों या मुक्त जो व्यापारी थे को व्यापार प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया जाता था। मतलब एक तरह से मैनेज करते थे ये जो अपने मालिक का बिजनेस होता था। मालिक गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि कारोबार सौंप देते थे। मतलब यहाँ तो जो बड़े बड़े जैसे मैंने बताया ए बी को रख रहा है तो वो बी को कभी कभार पैसे दे देता था कि जी चलो आप मुक्त तो हो गए। अब वो बी पूछता था सर मैं अब क्या करूं, तो बोलते थे कि चलो पैसे दे रहा हूं, बिजनेस स्टार्ट कर लेना अपना। और कभी कभार तो पूरा पूरा कारोबार दे देते थे कि जी इसको चलाओ अब आप। जो मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, ठीक है। निरीक्षण यानी ट्रेनिंग कह सकते हो आप। और निरीक्षण का सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। मतलब अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए, अब देखो एक ही बार आप 1000 लोगों की ट्रेनिंग करोगे ना तो आधों को समझ आएगा, आधों को नहीं समझ आएगा। तो 5-5, 10-10 बंदे करके उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि अच्छे से अच्छी नॉलेज को वो गेन कर पाए और अच्छे जो भी उनके सवाल है ना उन सबको सुना जाता था। क्योंकि 5-5, 10-10 के ग्रुप में तो सुनना आसान होता है। 1000 श्रमिकों को एक बार समझाओगे तो 1000 श्रमिकों आपको लगेगा जी हज़ारों को समझा दिया, बट समझ किसी को नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत सारे होंगे और जवाब दे नहीं पाओगे आप क्योंकि हज़ारों को समझा रहे हो। तो इसलिए छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि उनकी ट्रेनिंग अच्छी से हो जाए, ठीक है। श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए थे जिससे यह पता लग सके कि कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। अच्छा, उनके अलग अलग ग्रुप बनाने का ये मोटिव तो था ही था उनकी ट्रेनिंग हो जाए। दूसरा मोटिव ये भी था कि उनको फिर उन्हीं दलों में काम भी लगाया जाता था और फिर ये भी पता चल जाता था कि जी कौन सा दल काम कर रहा है या कौन सा बंदा काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। क्योंकि आप एक साथ 1000 बंदों को फैक्ट्री में लगा दोगे ना तो पता नहीं चलता कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब अलग अलग ग्रुप को अलग अलग काम दोगे ना तो पता चल जाता है यार ये वाले ग्रुप ने काम नहीं किया। अब फिर उन ग्रुप के अंदर से किसी एक बंदे को छांटना बहुत आसान होता है जो काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, तो इसलिए अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में समूह में बांट दिया जाता है जिससे पता चलता रहे कौन काम कर रहा है कौन काम चोरी कर रहा है। चलो, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये है जी फ्रैंकी, ये है फैंक्री, ये र है नीचे, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप बोलोगे बिल्कुल जो राइट है ना उसी के नीचे आ गया फ्रैंकिनसेंस, ठीक है जी। एक फ्रैंकिनसेंस है। ये फ्रैंकिनसेंस क्या होता है? एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल थी। सुगंधित राल होता है धूपबत्ती, जैसे आप कह सकते हो। देखो यही लिखा है, इसका प्रयोग धूपबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बॉस्वेलिया के पेड़ों से प्राप्त किया जाता था। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारी फ्रैंकिनसेंस है ना वो क्या थी? यूरोप का एक सुगंधित राल थी बेसिकली। इसका प्रयोग अगरबत्ती और इत्र वगैरह बनाने के लिए करा जाता था और ये जो थी वो बॉस्वेलिया के पेड़ों से प्राप्त करी जाती थी, ठीक है जी। ओके जी,
चलो ये जो है वो हमारा पार्ट 3 यहीं पर होता है ख़त्म। अब पार्ट 4 में अपलोड करूँगा, बट रुको, इसमें से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पार्ट 3 में से, उसका मेरे को आंसर बताना। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारा इटली के अंदर, इटली ये 4th पार्ट भी रह रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। पहले तो आप मेरे को बताओ, इटली में 75 लाख लोग थे, उसमें से कितने लोग जो थे वो दास थे, आप मेरे को ये बताओ। दूसरी बात है कि दासों से कौन से लोग जो थे वो सहानुभूति रखते थे, आप मेरे को ये दोनों की दोनों चीज़ें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये बताओ कि जी जो मैपालिया क्या होता है, ये भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 11वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4 यानी 1st to 3rd पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी, अगर आपने 1st to 3rd पार्ट देख रखा है ना, तो अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा 3rd पार्ट में से, अगर वो आपको आता होगा, ठीक है, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, नहीं तो 1st to 3rd पार्ट जाकर देख कर आना। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा मेन मोटिव सिर्फ चैप्टर को कवर करना नहीं है, चैप्टर को अच्छे से कवर करना है, ताकि चैप्टर क्लियर होने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का भी जवाब हम दे पाए। अच्छा, अब ये बात निकली है तो एक और बात अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वाला पार्ट है लास्ट पार्ट, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये, तो ये मत समझना कि चैप्टर कवर हो गया जी, सारे के सारे पार्ट हमने कर लिए, ये मत समझना आप। चैप्टर कवर होने के बाद है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो चैप्टर कवर होने के बाद इसके जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा ना, वो आपको देखनी ही देखनी है। हर एक चैप्टर की वो वाली वीडियो देखनी है, याद रखना ये बात, क्योंकि एग्जाम में है ना बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं आती कि जी जो चैप्टर है वो हमने करा नहीं। चैप्टर सबने करा होता है, मैक्सिमम बच्चों ने चैप्टर करा होता है, बट उस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन किस वे में आएगा, और कभी कभार तो बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, बहुत बार होता है ऐसा। आंसर आते हुए भी वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है। इससे पहला फायदा तो ये होता है कि जी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको सीधा क्वेश्चन आपको वही एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर क्वेश्चन कोई घूम के आता है तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल यही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन पे। चलो, सबसे पहला तो आप मेरे को ये क्वेश्चन बताओ कि जो ड्रेसल 20 है, ठीक है, ड्रेसल 20 है, उसके अंदर क्या रखा जाता था। पहला क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि हमारा जो ड्रेसल 20 है वो किसके नाम पे उसका नाम पड़ा है। ओके, चलो तीसरा क्वेश्चन भी मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए मेरे को। चलो जी, तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि हमारे जो लोग थे, ठीक है, आपको पता है कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे जो दास थे ना उनसे सहानुभूति रखते थे, तो कौन से ऐसे लोग थे जो दास से सहानुभूति रखते थे वो बताओ, ठीक है। पहला ड्रेसल 20 जो था उसमें क्या रखा जाता था, दूसरा ड्रेसल 20 का नाम किसके नाम पे पड़ा, तीसरा दास से कौन लोग सहानुभूति रखते थे, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है जी। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं हार्ट दे दूंगा, गलत होगा तो वो भी बता दूंगा, और अगर गलत हुआ तो 1st to 3rd पार्ट जाकर देख कर आना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में इस चैप्टर के MCQ भी अपलोड करूंगा, और नोट्स आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। मेन पॉइंट स्टडी आर्ट्स लिखोगे 11th लिखो, मेन पॉइंट स्टडी 11th फिर आर्ट्स लिखोगे ना, ऑप्शन आ जाएगा टेलीग्राम पे वैसे ही, तो ज्वाइन कर लेना उसको। 1700-1800 बच्चे वहाँ पर पहले से एडेड है। चलो जी, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में हमने देख लिया था, दासों के बारे में पढ़ा था कि दास जो होते हैं वो उनकी स्थिति कैसी थी, जो राजा जो मेन बंदे होते थे जो दासों को रखते थे वो ढंग से व्यवहार नहीं करते थे। दासों के दास कुछ समस्या भी थी कि उनको परमानेंट रखना पड़ता था, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, फिर मुक्त जो हमारे श्रमिक होते थे उनको रखना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि दासों को जो है वो अगर रखना पड़ता था तो उनके खर्चे उठाने पड़ते थे, पूरे साल खाना देना पड़ता था पूरे टाइम। बट जो मुक्त श्रमिक होते थे ना, उनको एक बार आए, काम करवाया, पैसे दिए और भेज दिया, ऐसे वाला सिस्टम हुआ करता था। चलो ये तो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो ये है जी सामाजिक श्रेणियाँ। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही कोई टॉपिक जो है वो हमने पार्ट नंबर 1 में भी पढ़ा था, है ना। चलो अच्छी बात है, अगर आपको याद है कि हमने पार्ट 1 में भी सामाजिक श्रेणियों के बारे में पढ़ा था, बट वो अलग था। उसमें क्वेश्चन ये था कि उसमें टॉपिक ये था कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी, जिसमें हमने सम्राट, सेनेट और सेना के बारे में देखा था, ठीक है, वो अलग है।
बट अगर आपसे पूछा जाए कि रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी सामाजिक श्रेणियां थी अकॉर्डिंग टू टेसिटस, टेसिटस एक इतिहासकार थे, तो वो ये अलग है। ठीक है जी, चलो अब करना शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं इसको कि इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। ठीक है, तो पहला जो सामाजिक श्रेणी है वो है सेनेट की, दूसरा है जी अश्वारोही वर्ग, तीसरा है जी कौन, जनता का सामान्य वर्ग, चौथा है जी फूहड़ निमंत्रण वर्ग, निमंत्रण वर्ग जो सॉरी जो सर्कस व तमाशे वगैरह देखने के आदी थे, मतलब जो वो निमंत्रण वर्ग जो सर्कस वगैरह और तमाशे वगैरह देखते थे। और जो लास्ट है जी वो है दास। अब आप देखो सेनेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, सामान्य वर्ग तो लिखा ही है, सामान्य लोग जो हुआ करते थे वो। नेक्स्ट है जी फूहड़ निमंत्रण वर्ग, ये भी आपको पता चल चुका है, जो सर्कस वगैरह और तमाशे देखने के आदी थे। और दास के बारे में भी आपको पता है। सर ये अश्वारोही क्या होते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा, और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अश्वारोही को है ना इक्वाइटस भी कहा जाता था, इक्वाइटस भी कहा जाता था, और नाइट वर्ग भी कहा जाता था, उनको नाइट्स भी कहा जाता था। ठीक है, नाइट आपको पता है ना, घोड़े वाले होते हैं, जिनके पास घोड़े वगैरह होते हैं, नाइट्स। तो वैसे ही कि अश्वारोही नाम से आपको पता चल रहा है, अश्वा यानी घोड़ा, अश्व यानी घोड़ा होता है, रोही चलाने वाला। तो अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली धनवान समूह था। सबसे मेन कौन था, सबसे ज़्यादा पैसे वाला सेनेट, उनके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और धनवान समूह जो था वो अश्वारोही था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइटस कहा जाता था। मैं आपको बता दूं, पता ही है बात, ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में यही देख ही लिया कि अश्वारोही जो थे उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, और वो औपचारिक रूप से उनकी, अब देखो घुड़ सेना में वही बंदा जाता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो एक तरह से औपचारिक योग्यता जो थी उनके पास थी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था। तो जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था वही एक तरह से उनकी वही औपचारिक योग्यता थी घुड़ सेना में आने के लिए। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि जो हमारे अश्वारोही थे उनको इक्वाइटस भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर इक्वाइटस पूछ ले, नाइट्स पूछ ले, या आपसे अश्वारोही पूछ ले, तो वो एक ही है कि दूसरा सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ठीक है, और इनको नाइट्स भी बोला जाता था, और इनके पास ये पहले से ही ऐसे परिवार होते थे जिनके पास बहुत संपत्ति हुआ करती थी, और जो घुड़ सेना में भर्ती होने के लिए औपचारिक योग्यता यही प्रदान करती थी कि हाँ जी इनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, सेनेट की तरह ये जो होते थे ये जमींदार होते थे, मतलब अगर मैं हमारे ज़्यादातर सेनेट जो थे वो जमींदारी थे, और नाइट भी जमींदार हुए करते थे ज़्यादातर नाइट। बट मैं आपको बता दूं कि जो नाइट थे वो और भी काम करते थे, जैसे कि सेनेट तो सिर्फ जमींदार ही हुआ करते थे, बट अगर नाइट की बात करूँ वो जमींदार तो होते ही थे, और कुछ हमारे नाइट उसमें से ऐसे भी थे जो जहाज़ों के मालिक थे, व्यापारी थे, साहूकार यानी बैंकर वगैरह थे, यानी व्यापारिक क्रियाकलापों में भी वो संलग्न रहते थे। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक को मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया है ताकि डायरेक्टली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो आप कर सको। कि परवर्ती काल में परवर्ती साम्राज्य के प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्यों? ये बताना आपको। मतलब क्वेश्चन ये है कि पहली जो 3 शताब्दियाँ थी ना उसमें चांदी के सिक्के बहुत प्रचलित थे, बहुत यूज़ होता था उनका, बट उसके बाद चांदी के सिक्के ख़त्म हो गए। अच्छा जी, क्यों ख़त्म हो गए? तो देखो, क्योंकि स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि उस समय जो साम्राज्य था उसके अंदर जो चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी है ना स्पेन की खानों से आती थी, बट क्योंकि स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी, इसी वजह से जो चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली है वो समाप्त हो गई। ठीक है, अच्छा जी, चांदी के बाद क्या सिस्टम अपनाया गया? तो उस समय के जो सम्राट थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। अब आपसे है ना अलग से अभी नीचे क्वेश्चन भी आएगा कि कॉन्स्टेंटाइन अपने समय में कौन कौन से परिवर्तन लेकर आया था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने चांदी का सिक्का खत्म होने के बाद सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। और मैं आपको बता दूं कि रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में जो उच्च अधिकारी वर्ग थे और जो गवर्नर वगैरह होते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट थे, भ्रष्ट थे, लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए थे। ठीक है,
ये अलग पॉइंट है और ये ऊपर वाला अलग पॉइंट है, ठीक है। तो ये परवर्ती काल में चांदी वाला सिस्टम तो समझ आ गया ना कि चांदी आधारित जो मौद्रिक प्रणाली वो समाप्त इसलिए हो गई क्योंकि स्पेन के खानों में चांदी मिलना बंद हो गई। और उसके बाद जो वहाँ के सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने क्या किया, एक नई सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली की स्थापना करी। और ये जनरल बात लिखी हुई है कि रोम साम्राज्य में के परवर्ती काल में ना जो उच्च अधिकारी थे, गवर्नर वगैरह थे, वो बहुत ही भ्रष्ट थे। और दो सरकार रोकने की कोशिश करती थी भ्रष्टाचार, वो नहीं रोक पाती थी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज परवर्ती काल। याद होगा बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या है। तीसरी शताब्दी से पहले के टाइम को बोला जाता था पूर्ववर्ती और तीसरी शताब्दी के बाद के टाइम को बोला जाता था परवर्ती। तो देखो यही लिखा हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे चौथी से लेकर सातवीं शताब्दी का टाइम। अब चौथी से लेकर सातवीं शताब्दी यहीं पर आता है और वो परवर्ती काल ही कहलाएगा। तो परवर्ती पूर्वा काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं इस समय ना लोगों के धार्मिक जीवन में बहुत सारे अनेक जो है वो महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। अब कौन कौन से परिवर्तन आ रहे थे? तो पहला परिवर्तन तो मैं आपको बता दूं कि परवर्ती काल में ये आया कि जो उस समय के सम्राट थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, उनके द्वारा है ना ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय लिया गया। मतलब उन्होंने है ना ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया गया रोम साम्राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सातवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो ये भी एक धार्मिक परिवर्तन आया क्योंकि बहुत सारे लोग ने फिर ईसाई धर्म का कुछ विरोध किया, कुछ लोगों ने अपनाना शुरू किया। तो ये धार्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया था परवर्ती काल के अंदर रोम साम्राज्य के अंदर, ठीक है जी। अब हम जब कॉन्स्टेंटाइन के बारे में पढ़ ही लिया हमने कि वो एक सम्राट थे, तो अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉन्स्टेंटाइन द्वारा किए गए परिवर्तन, के कॉन्स्टेंटाइन ने अपने टाइम में कौन कौन से परिवर्तन किए थे, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाया था जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी सोने से बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य के पतन के बाद भी चलता रहा। तो जो कॉन्स्टेंटाइन्स थे उन्होंने, सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन था, पहला परिवर्तन तो उसने यह किया कि अपने टाइम में एक सिक्का लेकर आया जिसको सॉलिडस नाम का सिक्का बोला जाता था। 4.5 ग्राम का था, बिल्कुल शुद्ध चांदी और सोने का सिक्का था। और रोम साम्राज्य जब खत्म भी हो गया ना, कॉन्स्टेंटाइन मर गया और रोम साम्राज्य खत्म हो गया, तब भी ये सिक्का जो था वो चलन में रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टेंटाइन, एक तो पता ही है आपको कि वो एक नई सोने वाली मुद्रित प्रणाली भी लेकर आया था, आपको पता ही, ऊपर हमने देखा था। और कॉन्स्टेंटाइन ने एक नई राजधानी कुस्तुनतुनिया का भी निर्माण किया था। इससे पहले जो है ना रोम साम्राज्य की राजधानी जो थी वो बाइजेंटाइन थी, बट बाद में जो है वो कुस्तुनतुनिया। अब आप मेरे को ना सर्च करके ये बताना कि कुस्तुनतुनिया जो है आज कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। या आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताना, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो कॉन्स्टेंटाइन ने दूसरा जो परिवर्तन अपने टाइम में ये किया कि उसने ना राजधानी बाइजेंटाइन से शिफ्ट करके कुस्तुनतुनिया को बना दिया, ठीक है। और नेक्स्ट है कि औद्योगिक जो प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। यानी इसने अपने टाइम में पर्याप्त मात्रा में व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी वगैरह भी लगाई थी कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है जी। चलो अब एक और राजा थे सम्राट डायोक्लिशियन, ठीक है। सम्राट डायोक्लिशियन जो राजा थे उनका ये समय में कौन कौन से बदलाव आए थे? तो सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये जो हमारे सम्राट डायोक्लिशियन थे ना, उनको ऐसा लगा कि रोमन साम्राज्य, क्योंकि उस समय ये सम्राट थे रोमन साम्राज्य के, तो उनको लगा कि जी बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है हमारा रोमन साम्राज्य और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं है। मतलब हमने उस एरिया को, उस एक बहुत सारे ऐसे ऐसे एरिया हैं रोमन साम्राज्य में, ऐसा डायोक्लिशियन को लगता था कि, सम्राट डायोक्लिशियन को लगता था कि बहुत सारे ऐसे एरिया हमारे एरिया के अंदर आ रहे हैं, रोमन साम्राज्य के अंदर आ रहे हैं, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, ठीक है, मतलब वेस्ट है वो। तो इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा बना दिया। मतलब देखो दिमाग से भी कभी कभी खेलना चाहिए। तो उसे पता था यार ये वाला इलाका हमें कोई फ़ायदा पहुंचा नहीं रहा, यहाँ लोग रहते नहीं, टैक्स दे यहाँ मिलता नहीं, तो इसलिए इस इलाका को छोड़ दिया, है ना, ताकि छोटा इलाका हो बट पावरफुल इलाका हो उनके पास। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, अच्छा मतलब बाउंड्री बनवा दी ताकि कोई साम्राज्य के अंदर ना आ सके और बाहर ना जा सके, ऐसा वाला। मतलब बाहर जाए तो बता कर जाए, है ना, सिक्योरिटी के साथ जाए, और अंदर आए तो बिल्कुल सेना वगैरह किलेबंदी करवा दी कि कोई भी बाहर से आक्रमण ना हो पाए, अगर हो तो पता चल जाए और लड़ाई वगैरह में थोड़ी सेफ्टी रहे। प्रांतों का पुनर्गठन किया गया, मतलब जो भी इलाके थे उनकी सीमा वगैरह चेंज की गई, और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहले क्या होता था, सैनिक ही मैक्सिमम काम किया करते थे, पर उसके बाद जो हमारा ये डायोक्लिशियन था उसने क्या किया कि सैनिक
और असैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया कि ये काम सैनिक करेंगे और ये काम जो है वो सैनिक नहीं करेंगे, ये कर दिया। और साथ ही उसने सेनापति को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। पहले सेना के पास है ना थोड़ी कम पावर थी, तो सेनापतियों को ज़्यादा पावर दी ताकि वो अपने इलाका पर अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो ये जो चेंजेस है वो डायोक्लिशियन के टाइम में आए थे। चलो अब है ना नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि यूनान और रोम वासियों की प्रारंभिक धार्मिक संस्कृति बहुवादी थी। मतलब मैं आपको बता दूं, यूनान और रोमवासी ये दोनों के दोनों ना स्टार्टिंग में बहुदेववादी थे, यानी ये अलग अलग टाइप के भगवानों को मानते थे। अब उसके बारे में अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि यूनान, ये क्वेश्चन भी था, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनान और रोमवासी के जो प्रारंभिक धार्मिक संस्कृतियाँ थी ना वो बहुदेववादी थी, यानी वो अलग अलग भगवानों को मानते थे। स्पष्ट करें, ठीक है। तो मैं बता दूं ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धति में विश्वास रखते थे, अलग अलग टाइप की पूजा में विश्वास रखते थे, जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनार्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतावली देवी जो देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। मतलब अलग अलग टाइप के जुपिटर वगैरह, जूनो है ना, मिनर्वा हो गया हमारे, और इतावली के जो देवी देवता थे, रोमन के देवी देवताओं थे, उनकी पूजा करते थे, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ, देवालय बना रखे थे। यह बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। अब इसका क्या मतलब है? एक नाम से, जैसे जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनको क्या कहते हैं? मुस्लिम। अब ये एकदम से कैसे आ गया? क्योंकि मैं अभी इस्लाम की वीडियो बना के हटा था, तो अभी ठीक है। जैसे जो लोग हमारे गौतम बुद्धा को मानते हैं, वैसे तो सभी मानते हैं, बट फिर भी जो गौतम बुद्धा को मानते हैं उनको बुद्धिस्ट कहते हैं, है ना। वैसे ही बट यहाँ पर क्या था हमारे यूनान में और रोम, उसमें रोम साम्राज्य में ये था कि जो बहुदेववादी होते थे उनका कोई नाम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग भगवानों को मानते थे, है ना। एक्चुअल में अच्छा एक चीज़ बताता हूँ। अब आप कुछ लोग बोलेंगे सर हिंदू, हम भी तो सर अलग अलग भगवानों में मानते हैं सर, हम तो क्या कहते हैं देवी में भी मानते हैं, हम तो राम जी में भी मानते हैं, हम तो शिव जी में भी मानते हैं, हम तो विष्णु जी में भी मानते हैं सर, हम भी तो बहुदेववादी हैं, बट हमको तो हमारा तो एक नाम है हिंदू। एक्चुअल में ना हमारा जो नाम है वो टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हिंदुस्तान से हिंदू है, धर्म जो है वो सनातन है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इतना याद रखो कि बेसिकली जो बहुदेववादी होते थे ना वो एक दूसरे को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे, ठीक है जी। चलो, और हमारी भी बेसिकली धार्मिक पहचान जो है वो जैसे मैं कैसे समझाऊं, जैसे इस्कॉन हो गया, है ना, और कुछ लोग जो होते हैं विष्णु जी की पूजा करते हैं, शैव होते हैं। ये जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, थोड़ी सी नॉलेज होगी, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। बट बेसिकली सिंपल अभी के लिए इतना रखते हैं कि जो बहुदेववादी होते हैं ना वो एक दूसरे को ना किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे, ठीक है। जैसे कोई किसी देवी की पूजा करता था, तो जैसे जुपिटर देव के अनुयायी के लिए अलग नाम होता था, जूनो देव के अनुयायी के लिए अलग नाम होता था, रोमन इतावली के जो देवी देवता थे वो उनको जो मानते थे उनका अलग नाम होता था, ठीक है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि रोमन साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, ठीक है। चलो, तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह, जिनको गोथ, वेंडल और लॉन्गबार्ड आदि कहा जाता था, यानी जो लॉन्गबार्ड अलग अलग ये तीनों समूह थे, जर्मन मूल के समूह थे, गोथ, वेंडल और हमारे जो लॉन्गबार्ड थे, ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया। रोम साम्राज्य के बड़े बड़े जो प्रांत थे उनको अपने कब्जे में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर दिए, जिन्हें रोमोत्तर कहा जाता था। तो आपसे एक मार्क्स में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रोमोत्तर किसे कहा जाता था, तो आपको बताना है कि कुछ जर्मन मूल के समूह थे, गोथ, वेंडल और लोमांड आदि। ये इन्होंने क्या किया था कि रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े प्रांतों पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर अलग अलग राज्य स्थापित कर दिए थे, जिन्हें रोमांतर कहा जाता था, ठीक है। तो इससे भी रोम साम्राज्य था धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि जर्मन साम्राज्य के समूह के लोग जो थे उन्होंने अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। और साथ में पूर्वी प्रांतों पर भी ईरान के ससानी ने आक्रमण कर दिया। तो जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पर ईरान के जो ससानी राजवंश थे उन्होंने हमला कर दिया। साथ में दासों ने भी इंटरनली विरोध करना शुरू कर दिया। तो इससे भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, क्योंकि अंदरूनी तरीके से कमज़ोर होने लग गया था रोमन साम्राज्य। राजा भी एक तरह से आप कह सकते हो कि उस समय बहुत कमज़ोर पड़ गए थे।
और एंड में इस्लाम धर्म का उदय। अब है ना, नया धर्म आ गया था, इस्लाम धर्म आ गया था। तो जैसे ही इस्लाम धर्म आया ना, तो बाकियों ने, रोमन साम्राज्य ने, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टेंटाइन ने अपने टाइम में ईसाई धर्म को मेन धर्म बनाया था, राज धर्म बनाया था। अब जैसे इस्लाम का उदय हुआ तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो इस्लाम के, जो ये देखो यही लिखा है कि अरब प्रदेश से से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास के सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। तो और हुआ क्या कि बेसिकली अरबों के बीच में और जो हमारे रोमन साम्राज्य के बीच में लड़ाई हुई थी, और जब ये लड़ाई हुई तो उसके बाद क्या हुआ, अरबों ने बहुत युद्ध जीत लिया और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया एक तरह से, और रोमन साम्राज्य का धीरे धीरे इसी वजह से पतन हो गया। तो यही बात लिखी हुई है कि पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों पर जो भी बड़े बड़े भाग थे उस पर भीषण युद्ध के बाद अरबों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ ईरान के उस रोमन साम्राज्य के नहीं, जो ईरान के जो ससानी थे उन पर भी आक्रमण किया था अरबों ने, और बेसिकली उन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और आप कह सकते हो इसी वजह से हमारा रोमन साम्राज्य तो खत्म हुआ ही हुआ, ससानी राजवंश भी इसी वजह से खत्म हुआ था ईरान के अंदर। ठीक है, चलो जी, ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, बट मैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और एमसीक्यू भी करने हैं। एमसीक्यू तो एज अ टेस्ट लेना, ठीक है, वीडियो चलाना, सुपर फास्ट स्पीड पे लगा देना, 2x करके देखना, और जैसे ही मैं क्वेश्चन बता दूं उसके बाद खुद आंसर सोचना कि जी हाँ ये आंसर होगा, और फिर आप देखना कितने एमसीक्यू आपके सही हो रहे हैं, कितने सही नहीं हो रहे। एमसीक्यू की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, बाकी मैं बता दूं कि यार अगर आपको नोट चाहिए तो वो तो या तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, और वैसे तो आप है ना पहले वेबसाइट चेक करना। आप सीधा गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पे आप क्लास 11th आर्ट्स पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और अभी अगर मैंने नोट्स अपलोड नहीं करे होंगे, क्योंकि नोट्स अपलोड करने में टाइम लगता है, ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ओके, और वैसे ट्राई करूंगा कि वेबसाइट पे अपलोड कर दूं, बट अगर टाइम लगता है मेरे को तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और बाकी ये कंट्रीब्यूटर्स का भी बटन है यार, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे रखा है, तो अगर आप सपोर्ट कर सको, देखो आपको पता है नोट्स फ्री हैं और वो भी हैंड रिटन। बहुत कम ऐसा होता है कि हैंड रिटन नोट्स फ्री होते हैं, बट मैंने बेसिकली फ्री इसलिए रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा पाएँ इसका, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस इनिशिएटिव में आप मेरा साथ दो, ठीक है। देखो अमाउंट कितनी बड़ी है, कॉन्ट्रीब्यूशन की कितनी छोटी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि अभी तो देखो सर्वर की कॉस्ट की बढ़ती जा रही है और मेरे लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि इनिशिएट मेरा रुक जाए और मेरे को कभी इस पर एक प्राइस टैग लगाना पड़े, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो अमाउंट कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आप सपोर्ट करते हो ना तब लगता है कि हाँ यार, जब बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को और ज़्यादा आगे चल के और ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करना है, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी छोटी हो बड़ी अमाउंट हो, सपोर्ट ज़रूर करना है। और सबसे बढ़िया तरीका इनडायरेक्ट सपोर्ट करने का ये है कि मान लो वेबसाइट पे आप नोट्स वगैरह जब भी डाउनलोड करने आते हो तो आपको ऐसी कुछ ऐड मिलेगी अपने फ़ोन में, तो उस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक किया, अभी ये वेबसाइट खुली है, जो भी है किसी कॉलेज की वेबसाइट है। अब इस पर मैं 10-20 सेकंड रुक जाऊँगा तो वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। अगर आप ऐसा करते हो वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। और बाकी यार हमारे डिफरेंट चैनल है, अगर मेन पॉइंट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। ऐसा ना हो कि जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो मिस हो जाए, तो इसलिए बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अभी क्लास 12th भी है, ठीक है। और बाकी सबसे ज़्यादा ये तो बाकी चैनल है, हमारे गेमिंग चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हो इसे, ऑल्दो अभी वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, आपको पता है। और ये भरत कुमार खोरवाल वाला ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, यहाँ पे व्लॉग वगैरह डालते रहता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है ये, हेलो दोस्तों, का नाम है मेन पॉइंट टेक। इस पे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। बहुत सारे मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं। देखो अभी आप जॉब पे तो जा नहीं सकते, तो सबसे बढ़िया तरीका है आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। कैसे? आप एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल के अर्न कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाए, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाए, ये मैंने बता रखा है। साथ में आप दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके अर्न कैसे कर सकते हो। मेरी अर्निंग भी बता रखी है इस चैनल की, मैंने मेन पॉइंट टेक की, मैंने मेन पॉइंट स्टडी की भी अर्निंग वगैरह बता रखी है कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है। मेरी पहली अर्निंग भी बता रखी है मैंने। और साथ ही में आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो फ्री में, वो भी ये देखो, फ्री में आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी बता रखा है, ठीक है। दूसरे की वीडियो डायरेक्टली यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो वो भी बता रखा है। मैंने जोमेटो से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में 9,000 रुपये कैसे अर्न किए वो भी बताया है। मतलब हर घंटे नहीं करता, बट एक बार 1 घंटे के अंदर मैंने 9,000 रुपये जोमेटो से अर्न किया। वो इनडायरेक्ट तरीका है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो देखोगे।
ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। तो सब्सक्राइब करने के बाद इसका बेल आइकन भी दबा देना, ताकि इसकी नोटिफिकेशन तो आप बिल्कुल मिस ना करो, ठीक है जी। चलो, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।